ये मैं इसलिए लिखा रहा हूँ, हालांकि ये जेनेटिक्स में पढ़ोगे आप, लेकिन इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे तो एक दो ऑप्शन में कुछ एक्स्ट्रा बातें भी आ रही हैं, तो क्वेश्चन आपके कहीं रुके ना, बस इसलिए। तो लिख दो थैलेसीमिया के साथ आपने सिकल सेल एनीमिया भी पढ़ा था ना, उसमें लिख दो आप सिकल सेल एनीमिया इज ऑल्सो एन, जहां पर थैलेसीमिया लिखा हुआ है वहीं पर लिख दीजिए सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया इज ऑल्सो एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। तो थैलेसीमिया भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है और सिकल सेल एनीमिया भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। बस इतनी सी बात अभी याद रखनी है। सिकल सेल एनीमिया के बारे में डिटेल में आप पढ़ोगे जेनेटिक्स में, ठीक है। चलिए अब एक और पॉइंट है जो मॉड्यूल में एक क्वेश्चन है उसमें आ रहा है, तो आप चाहे तो ये भी लिख दीजिएगा, कहीं पर भी लिख दो ये मॉड्यूल में, जहां पर जेनेटिक डिसऑर्डर्स लिखे ना, सिंड्रोम वगैरह, वहां पर आप नोट कर दो नंबर ऑफ बार बॉडीज, नंबर ऑफ बार बॉडीज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स -1। तो नंबर ऑफ बार बॉडीज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स -1, ये फॉर्मूला है। बार बॉडी क्या होती है? इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम को बार बॉडी बोलते हैं। इसके पीछे का जो भी कंसेप्ट है ये भी आप जेनेटिक्स में पढ़ोगे। बार जो है वो मुरे बार एक साइंटिस्ट का नेम था और उन्होंने इसके बारे में एक्सप्लेनेशन मतलब पॉइंट आउट किया था। एक्सप्लेनेशन तो बाद में दूसरे साइंटिस्ट ने आकर के दिया था, लेकिन पॉइंट आउट किया था मुरे बार ने, इसलिए अपन बोलते हैं बार बॉडीज। तो यहाँ पर फंडा क्या है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपका क्वेश्चन आया कि एक नॉर्मल मेल में कितनी बार बॉडीज होती है, नॉर्मल मेल। तो आपको मालूम है कि नॉर्मल मेल में सेक्स क्रोमोसोम्स का फंडा एक्स वाई, यानी आप कह सकते हो नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स कितने हैं 1, तो 1 - 1 कितना हो गया 0, यानी नॉर्मल मेल में एक भी बार बॉडी नहीं होती। इसी तरह से बात की जाए इन नॉर्मल फीमेल, तो नॉर्मल फीमेल का फंडा क्या होता है एक्स एक्स, बट ये टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स 2 -1 कितना हो गया 1। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि नॉर्मल फीमेल में एक बार बॉडी, नॉर्मल मेल में एक भी बार बॉडी नहीं। अच्छी बुरी बात कुछ भी नहीं है, ये कंसेप्ट है कि जब 2 एक्स क्रोमोसोम्स एक साथ होते हैं तो उनमें से एक एक्स क्रोमोसोम क्या होता है इनएक्टिव होता है, और उसी इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं बार बॉडी बोलते हैं। तो ये सारी बातें वही पढ़ेंगे अपन लोग जेनेटिक्स में। तो ये बस एक पॉइंट है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि अगर किसी पर्सन को क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो रखा है तो उसमें बार बॉडीज कितनी होंगी बताओ। एक्स एक्स वाई मतलब नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स 2 2 -1 1। वो भी पूछ लिया उन्होंने कि टर्नर सिंड्रोम से अफेक्टेड इंडिविजुअल नंबर ऑफ बार बॉडीज 0, क्योंकि वहां एक्सओ का फंडा होता है नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स 1 1 -1 0। उन्होंने पूछ लिया कि डाउन सिंड्रोम से अफेक्टेड इंडिविजुअल में नंबर ऑफ बॉडीज, नहीं कहा जा सकता, नहीं कहा जा सकता कि वो मेल है या फीमेल है। देखो अगर मेल हुआ तो यही फंडा, फीमेल हुआ तो यही फंडा, क्योंकि डाउन सिंड्रोम तो ऑटोसोमल है, उसमें सेक्स क्रोमोसोम में कोई चेंज थोड़ी ना आता है। तो आप अगर कोई बता दे कि वो मेल है या फीमेल है तो आप बता दोगे कितनी बार बॉडीज है। बात समझ में आ गई ना? तो ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना ये फॉर्मूला, नंबर ऑफ बार बॉडीज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स -1। बस इतनी सी बात थी, याद रखना। लिख लिया? चलो अब आ जाओ वापस से लौट करके डिजीजेस पर। और हमने डिजीजेस पढ़नी स्टार्ट कर दी थी, कौन सी? बैक्टीरियल डिजीजेस। तो देखिए बैक्टीरियल डिजीजेस को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग समझ रहे थे टाइफाइड फीवर को, जिसको कि एंट्रिक फीवर भी बोलते हैं। तो सारी बातें हो गई थी, बस आपको शायद सीवियर जो सिम्टम है वो आपको बताना था। बाकी मैरी मेलन और ये सब बातें हो गई थी ना, अभी कुछ नहीं हुआ था, बेडाइल टेस्ट वगैरह नहीं हुआ था, ठीक है समझ गया। तो जनरल सिम्टम्स मैंने आपको समझा दिए थे, जिसमें आपने कॉन्स्टिपेशन वगैरह की बात की होगी, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि इनिशियली तो ये सिम्टम्स आते हैं जो कि आपने पढ़े थे, लेकिन अगर कोई पर्सन प्रॉपर ट्रीटमेंट ना ले टाइम से तो फिर क्या होता है कि टाइफाइड धीमे 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 सीवियर बनता चला जाता है। लोग बोलते हैं ना कि उनका टाइफाइड बिगड़ गया था। टाइफाइड बिगड़ने का मतलब टाइफाइड सीवियर हो गया था, मतलब टाइम से ट्रीटमेंट नहीं लिया, इसलिए वो कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी चीज वहां पर। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो सीवियर केस होता है टाइफाइड का, इसमें इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाता है। इंटेस्टाइनल परफोरेशन का मतलब जो इंटेस्टाइनल वॉल होती है उसमें पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। पोर्स का फॉर्मेशन, परफोरेशन याद करो ना, परफोरिन प्रोटीन तब भी बताया था मैंने कि परफोरेशन मतलब पोर्स का फॉर्मेशन। तो इंटेस्टाइनल वॉल में पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है, छोटे छोटे छेद बन जाते हैं इंटेस्टाइनल वॉल में। और ये कोई अच्छी बात नहीं है,
क्योंकि आपको मालूम है कि इंटेस्टाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी के लिए। किस वाइज इंपॉर्टेंट है कि आप सोचो ना, वहीं से तो डाइजेशन हो रहा, मोस्ट ऑफ द डाइजेशन, और कहीं ना कहीं एब्जॉर्प्शन भी वहीं से हो रहा। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, अफेक्टेड अगर हो जाएंगी तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाएगी बॉडी में बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर ब्लीडिंग भी हो सकती है, जब पोर्स बन जाएंगे तो ब्लीडिंग के भी चांसेस बन जाते हैं। तो यहाँ पर ये अच्छी बात नहीं है, सिग्नल कोई अच्छा नहीं। तो यहाँ पर कई बार सर्जिकल इंटरवेंशन करना होता है, मतलब सर्जरी करनी पड़ जाती है कई बार, ताकि उन पोर्स को क्या किया जा सके, बंद किया जा सके, या अगर छोटे से सेक्शन में है तो उसको कट करके हटाया जा सके। ये वहां पर नीड हो जाती है सर्जरी की। और अगर प्रॉपर टाइम पर सर्जरी ना हो पाए तो फिर डेथ ही हो जाती है यहाँ पर, मतलब सीवियर केस में इंटेस्टाइनल परफोरेशन, या फिर फाइनली क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, अगर प्रॉपर टाइम पर ट्रीटमेंट ना ले। क्योंकि अगर पहले लापरवाही कर रहे हैं तो हो सकता है बाद में भी लापरवाही करे कोई, तो इस वजह से क्या हो जाती है, फिर डेथ ही हो जाती है। इसलिए किसी भी डिजीज को मतलब इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको सीरियस लेना चाहिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट डॉक्टर से लेना चाहिए। इसके बाद बात आती है बेटा यहाँ पर विडाल टेस्ट। तो देखिए, जब आपको फीवर आता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपसे साइंस एंड सिम्टम्स समझने की कोशिश करते हैं, और जब वो सारे साइंस एंड सिम्टम्स समझ जाते हैं तो फिर उसके बेसिस पर वो आइडिया लगाते हैं कि आपको क्या होगा, मतलब आपको फीवर किस रीजन से, क्योंकि फीवर डिजीज तो है नहीं, फीवर तो एक सिम्टम है। तो फिर वो सोचने की कोशिश करते हैं कि आपको फीवर किस रीजन से हुआ होगा। तो आपने जो कुछ बताया होता है उसके बेसिस पर अगर उनको डाउट लग रहा होता है कि आपको टाइफाइड फीवर है, लेकिन कंफर्म तौर पर वो नहीं बोल पा रहे हैं, तो फिर वो आपको एक टेस्ट लिख देते हैं। वो कहते हैं कि काम करो, ठीक है हमने समझ लिया, हो सकता है कि तुमको टाइफाइड फीवर हो, एक काम करो ये विडाल टेस्ट करा के आ जाओ, इसकी रिपोर्ट जब आ जाए तो मेरे पास आना, फिर मैं आपको मेडिसिन लिख दूंगा। तो विडाल टेस्ट किस लिए होता है, डायग्नोसिस के, किसके डायग्नोसिस के लिए, टाइफाइड के। तो अगर आपको टाइफाइड फीवर है तो फिर ये टेस्ट पॉजिटिव आएगा, और अगर आपको टाइफाइड फीवर नहीं है तो फिर ये टेस्ट क्या आता है, नेगेटिव आता है। अब ये जो टेस्ट होता है ना, ये एग्लूटिनेशन पर बेस्ड होता है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस पर बेस्ड होता है। तो इसमें क्या होता है, विडाल टेस्ट में आपकी बॉडी से आपका ब्लड लिया जाता है, ब्लड मतलब ब्लड प्लाज्मा या फिर ब्लड सीरम हो गया एक तरह से। उसमें क्या देखा जाता है, उसमें यह देखा जाता है कि आपके इम्यून सिस्टम ने टाइफाइड के एंटीजन के लिए एंटीबॉडीज बनाई है या नहीं बनाई है। तो अगर इस टेस्ट से पता चल गया कि एग्लूटिनेशन हुआ है एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच, क्योंकि टेस्ट में बाहर से क्या होते हैं, एंटीजन, और अंदर से क्या आ गई सीरम से, एंटीबॉडी, तो बाहर क्या होता है, एग्लूटिनेशन हो जाता है। तो एग्लूटिनेशन से पता चलता है कि अगर एग्लूटिनेशन हुआ है इसका मतलब ब्लड में क्या आई है, एंटीबॉडीज आई हैं। और अगर ब्लड में एंटीबॉडीज हैं टाइफाइड के एंटीजन के लिए, इसका मतलब इम्यून सिस्टम ने काम किया है, इसका मतलब अंदर एंटीजन गए होंगे, अंदर टाइफाइड के बैक्टीरिया गए होंगे, तभी तो एंटीजन गए होंगे। इसका मतलब अंदर प्रेजेंस है, और अगर अंदर प्रेजेंस है इसका मतलब फीवर कौन सा है, टाइफाइड फीवर है। समझ रहे बात को। तो यहाँ कई बार ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि विडाल टेस्ट में आपका कौन सा सैंपल कलेक्ट किया जाता है। तो जनरली बच्चे समझ जाते हैं कि फीकल मैटर लिया जाता होगा, मन में आता है ना, क्योंकि अपन कहते हैं ना फीकल ओरल रूट, तो आपको पता होता है कि फीकल मैटर में क्या आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि शायद फीकल मैटर लिया जाता होगा और उसमें चेक किया जाता होगा कि बैक्टीरिया है या नहीं है। नहीं, विडाल टेस्ट में सीरम लिया जाता है, ब्लड सीरम। तो आप विडाल टेस्ट जहां लिखा है उसके ब्रैकेट में लिख देना सैंपल, और सैंपल के आगे डैश लगा के लिख देना ब्लड या फिर ब्लड सीरम, जो भी आपको लिखना हो, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। अच्छा, जो विडाल है ये एक साइंटिस्ट का नेम है ना, जिन्होंने प्रपोज किया था इस तरह का टेस्ट, तो उन्हीं के नेम पर रख दिया गया विडाल टेस्ट, ठीक है। तो याद रखना कि टाइफाइड के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, विडाल टेस्ट, याद रखना। आगे फिर एक इंटरेस्टिंग केस है, मेडिसिन का इंटरेस्टिंग केस। जब आप एमबीबीएस करोगे तो आपको कई सारी केस स्टडीज भी पढ़ने को मिलेंगी, अगर आप पढ़ोगे तो। पढ़ना ही नहीं है तो फिर कैसे पढ़ने को मिलेंगी। तो बहुत सारी केस स्टडीज, मतलब यूनिक केसेस जो होंगे मेडिसिन या मेडिकल फील्ड के, वो आपको पढ़ने को मिलते हैं। और उनमें से एक यूनिक केस है मैरी मेलन। तो मैरी मेलन के बारे में तो हालांकि मैं अभी आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, कभी मौका मिलेगा, फ्री टाइम मिलेगा तो मैं प्रोजेक्टर पर आपको कुछ चीजें भी दिखाऊंगा, न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स वगैरह, उससे आपको और इंटरेस्ट आएगा। बस मैं अभी बेसिक आइडिया आपको दे रहा हूँ कि मैरी मेलन एक फीमेल थी जो कि कुक का काम किया करती थी यूएसए में, अमेरिका में। मतलब घर घर जाकर के खाना बनाया करती थी, जैसे अपने यहाँ होता ना खाना बनाने वाली बाई, तो ऐसे ही मान लो वो खाना बनाने वाली बाई थी वहां पे। लेकिन उसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड बोला जाता है कि प्रोफेशनली क्या थी, कुक थी, है ना ऐसे बोलते हैं। तो ये घर घर जाकर के कुक किया करती थी फूड को। तो खास बात क्या थी कि जिस भी घर में जाकर के फूड कुक किया करती थी, उस घर में जो भी फैमिली मेंबर्स हुआ करते थे उनको क्या हो जाया करता था, टाइफाइड हो जाए। जितने भी फैमिली मेंबर्स होते थे, मोस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर्स को टाइफाइड हो जाया करता था। और कईयों की तो टाइफाइड की वजह से
डेथ भी हो जाया करती थी। और ऐसा एक फैमिली में नहीं, कई सारी फैमिलीज में देखने को मिला कि जिस जिस फैमिली में इसने फूड कुक किया, उस फैमिली के ज्यादातर फैमिली मेंबर्स को टाइफाइड हुआ, और उनमें से कुछ की क्या हो गई, टाइफाइड की वजह से डेथ भी हो गई। लेकिन गजब की बात है कि इसमें कभी भी टाइफाइड नहीं हुआ, मतलब इसको टाइफाइड के कभी साइंस एंड सिम्टम्स तक नहीं आए। मतलब आप नहीं कह सकते कि इसको टाइफाइड था, मतलब इसके अंदर तो टाइफाइड के बैक्टीरिया थे, और इसकी बॉडी से दूसरे में टाइफाइड के बैक्टीरिया जा भी सकते थे, ट्रांसमिट भी हो सकते थे, और दूसरे में जहां जाते थे बैक्टीरिया उनको हो भी जाता था टाइफाइड। लेकिन इसकी बॉडी में टाइफाइड के बैक्टीरिया होते हुए भी इसे कभी भी टाइफाइड नहीं होता, इसे कभी भी साइंस एंड सिम्टम्स टाइफाइड के आते ही नहीं। तो ऐसे लोगों को जिनके अंदर पैथोजेंस होते हुए भी साइंस एंड सिम्टम्स नहीं आते, लेकिन वो ट्रांसमिट कर सकते हैं दूसरे लोगों को वो डिजीज, तो उन पर्सन को हम उस डिजीज के लिए क्या बोलते हैं, कैरियर। कि वो पैथोजेंस को सिर्फ क्या कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं। जैसे हीमोफीलिया में अपन जेनेटिक में भी तो बोलते हैं ना कैरियर, कि उनके पास रिसेसिव एलील है, उन्हें डिसऑर्डर नहीं होला, लेकिन उनके पास रिसेसिव एलील है, नेक्स्ट जनरेशन में तो हो सकता है, उन्हें नहीं है भाई। तो ऐसा ही यहाँ पर भी केस बनता है कि टाइफाइड की ये क्या थी, कैरियर थी, मतलब इसके कैरी कर रही थी एक तरीके से टाइफाइड के बैक्टीरिया को, तो दूसरों को तो ट्रांसमिट कर सकती थी, लेकिन इसके अंदर टाइफाइड के बैक्टीरिया की वजह से टाइफाइड नहीं हो रहा था, साइंस एंड सिम्टम्स नहीं आ रहे थे। पहली तो ये बात हुई कि फूड कुक करने पर कैसे हो रहा होगा दूसरों को। हो सकता हो कि वहां पर ये जो फैमिली है जहाँ ये फूड कुक किया करती हो, वहां वॉशरूम वगैरह यूज करती हो, और उसके बाद प्रॉपर हैंड वॉश वगैरह ना करती हो, तो इस वजह से ऑब्वियस सी बात है कि जो फूड वो कुक किया करती होगी वो कैसा हो जाता होगा, कंटेमिनेटेड हो जाता होगा। फीकल ओरल रूट वाला फंडा, तो उससे क्या हो जाता होगा, जो भी वो उनका फूड कुक किया हुआ खाते होंगे उन्हें क्या हो जाता होगा, टाइफाइड हो जाता होगा। बात समझ में आई? लेकिन फिर ये बात आती है कि इसको क्यों नहीं, मन में तो ये आता है ना कि इसको क्यों नहीं। तो ये जो कैरियर वाला फंडा ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैरी मेलन के केस में ही देखने को मिला हो, उसके बाद ये फर्स्ट केस था एक्चुअल में। तो फर्स्ट जो भी चीज होती है वो थोड़ी सी पॉपुलर हो जाती है, फेमस हो जाती है। उसके बाद कई ऐसे लोग मिले जो कि टाइफाइड के लिए क्या रहे हैं, कैरियर रहे हैं। तो बड़ा यूनिक कंसेप्ट है, मतलब साइंटिस्ट के लिए भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो इसका एग्जैक्ट रीजन अभी भी नहीं पता है। मतलब आप सोचो कि बिल्कुल एग्जैक्ट रीजन पता चल गया कि ऐसा होता क्यों है, तो वो नहीं पता, अभी भी रिसर्च पेपर्स आते रहते हैं, मतलब साइंटिस्ट वगैरह रिसर्च करते रहते हैं, और टाइम टाइम पर रिसर्च पेपर्स आते रहते हैं। अभी 2 या 3 साल पहले एक रिसर्च पेपर आया था, मैंने पढ़ा भी था वो, उसमें वो समझाने की ये कोशिश कर रहे थे, हालांकि वो भी कंफर्म तौर पर नहीं बोल पा रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो वो टाइफाइड के बैक्टीरिया होते हैं, जब वो मैक्रोफेज के कांटेक्ट में आते हैं, तो मैक्रोफेज क्या करती है, उनका फैगोसाइटोसिस करती है। तो फैगोसाइटोसिस में इंजेक्शन तो हो जाता है, लेकिन उनका डाइजेशन नहीं हो पाता। यानी वो मैक्रोफेज के अंदर तो चले जाते हैं, लेकिन वहां खत्म नहीं होते, वहीं अंदर बने रहते हैं, काफी लंबे टाइम तक बने रहते हैं। बने रहे और छुपे हुए एक तरह से ऐसा बोल दो आप, तो डॉर्मेंट बने रहते हैं, और जब उन्हें मर्जी लगती है तो बाहर आते हैं, नंबर बढ़ाते हैं, फिर माइक्रोफेज के अंदर चले जाते हैं, छुप जाते हैं। इस तरीके का फंडा। तो ऐसी कई चीजें हैं जो अभी क्लियर नहीं है। तो आपको तो सिर्फ इतना याद रखना है कि मैरी मेलन जो थी वो क्या थी, कैरियर थी। किसके लिए, टाइफाइड। पेशेंट नहीं थी, कैरियर। इसकी डेथ भी नहीं हुई थी टाइफाइड की वजह से, इसकी डेथ बोलते ऐसा है कि निमोनिया की वजह से हुई। तो टाइफाइड इसको नहीं था। तो इसके ऊपर बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक टाइम पर सेलिब्रिटी बन चुकी थी वहां पे, मतलब न्यूज़पेपर्स वगैरह में काफी सारे आर्टिकल्स इसके लिए पब्लिश हुआ करते थे, और मीडिया ने ही नाम दे दिया उसको टाइफाइड मैरी। ओरिजिनल नेम क्या था, मैरी मेलन, और इसका नेम क्या रख दिया उन्होंने, निक नेम, टाइफाइड मैरी, क्योंकि टाइफाइड को क्या कर रही थी, ट्रांसमिट कर रही थी ना, इस वजह से। तो याद रखना, आपसे क्वेश्चन सिर्फ इतना सा ही पूछा जाएगा कि मैरी मेलन वॉज, उसमें ऑप्शन हो सकता है कि हो के एसिम्प्टोमेटिक फॉर टाइफाइड, ऐसा हो सकता है, या फिर टाइफाइड कैरियर लिखा हो। दोनों ही बातें सही है, एसिम्प्टोमेटिक ही तो है एक तरह से टाइफाइड के लिए, और ऐसा भी बोल सकते हैं कि टाइफाइड के लिए कैरियर। हाँ, टाइफाइड के लिए पेशेंट नहीं थी, ये बात आप ध्यान रखना थोड़ा सा। क्लियर हो गई ना बात बेटा? तो ये मैरी मेलन की बात आई है, थोड़ा सा ध्यान। अब आते हैं सेकंड। सेकंड क्या है, निमोनिया। अच्छा, फीकल ओरल रूट तो मैंने आपको समझा ही दिया था। तो फीकल ओरल रूट से टाइफाइड होता है, टाइफाइड के अलावा भी कुछ और डिजीज होती हैं जो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब पढ़ते हैं सेकंड, निमोनिया। निमोनिया, ये जैसे निमोनिया होता है वैसे ही कॉमन कोल्ड होता है, और कोविड-19 इन्फेक्शन भी होता है। मतलब जो रूट इसके होने का है वैसा ही रूट लगभग लगभग कॉमन कोल्ड का है, और वैसा ही रूट लगभग लगभग कोविड-19 इन्फेक्शन का है। रूट क्या है कि निमोनिया होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, या फिर आप बोल सकते हो एरोसॉल इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या फिर एरोसॉल इन्फेक्शन।
तो कैसे होता है वो बाद में पढ़ते हैं, पहले देख लेते हैं इसके पैथोजेंस क्या है। तो देखिए निमोनिया के पैथोजेंस है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, तो न्यूमोनी से निमोनिया याद रहेगा। दूसरा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजी, पढ़ करके ऐसा लगता है कि इससे इन्फ्लुएंजा होता होगा, लेकिन इससे इन्फ्लुएंजा नहीं होता, इससे क्या होता है निमोनिया होता है। तो इसको जरा अंडरलाइन करके स्टार लगा देना, गलती करोगे तो आप यही करोगे कि पता चला मैच ऑफ द फॉलोइंग में आ गया और एक तरफ लिखा है हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजी और दूसरी तरफ उन्होंने लिख दिया इन्फ्लुएंजा, तो हो सकता है कि आप मैच कर जाओ। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना कि इससे क्या होता है निमोनिया। और ये क्या है बैक्टीरिया, मतलब ये क्या हो गई एक बैक्टीरियल डिजीज हो गई कि नहीं हो गई। चलो अब समझते हैं ड्रॉपलेट या एरोसोल इन्फेक्शन, समझ लेना अच्छे से क्योंकि कॉमन कोल्ड में अपन सीधा बोलेंगे और आगे निकलेंगे, फिर डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। कोविड-19 की भी जो बातें आपने सुनी है पेंडेमिक में, वो भी आप बातें काफी समझ जाओगे यहाँ से। तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए एक पर्सन है और ये पर्सन अभी इन्फेक्टेड है, इसको मान लेते हैं कि इसको क्या हो रखा है निमोनिया हो रखा है, और एक दूसरा पर्सन है जो कि अभी क्या है हेल्दी है, उसे अभी निमोनिया नहीं हुआ है, लेकिन निमोनिया एक इन्फेक्शियस डिजीज है तो यहां से यहां ट्रांसमिट हो सकती है। अब ये कैसे ट्रांसमिट होती है वो समझते हैं। क्योंकि क्या होता है कि निमोनिया जैसी जो भी डिजीज है, चाहे आप कॉमन कोल्ड की बात करो, कोविड-19 इन्फेक्शन की बात करो, इन सब में स्नीजिंग कफिंग एक कॉमन सी बात है। तो निमोनिया में भी कफिंग स्नीजिंग होती है, स्नीजिंग तो होती है कम से कम। तो जब निमोनिया से इन्फेक्टेड पर्सन को स्नीजिंग होगी, बताओ उसके नॉस्ट्रिल से म्यूकस बाहर आएगा कि नहीं आएगा। ऑब्वियस सी बात है, आप जब छींकते हो तो बाहर आपने देखा होगा छोटी छोटी बूंदें बाहर निकलती हैं, तो क्या होता है म्यूकस ही तो होता है। तो यहाँ पर म्यूकस बाहर आता है, वो भी छोटी छोटी ड्रॉप्स के फॉर्म में। तो जब ड्रॉप्स का साइज बहुत छोटा होता है ना, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं क्या ड्रॉपलेट्स। तो यहाँ पर म्यूकस के क्या निकलते हैं ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। अब इनकी साइज इतनी छोटी है कि इनका जो वेट है वो काफी कम होता है, और जब वेट कम होता है तो जैसे ये ड्रॉपलेट्स एयर में आती हैं, एयर में क्या बनी रहती काफी लंबे टाइम तक सस्पेंडेड बनी रहती है, मतलब ये इतनी जल्दी सेटल नहीं होती कि नीचे चली जाए, ये थोड़ी देर के लिए कहां बनी रहती है एयर में, क्योंकि इनका वेट क्या है कम है, ऑब्वियस सी बात है सस्पेंडेड बनी रहेगी। अब ये क्या है म्यूकस एक तरह का लिक्विड, और एयर क्या होगी एक तरह की गैस। तो लिक्विड जब गैस में हो सस्पेंडेड तो उसी को तो हम क्या बोलते हैं एरोसॉल बोलते हैं। जैसे हम लोग जो डीओ वगैरह यूज करते हैं वो एरोसॉल ही तो है। डीओ में हम क्या करते हैं, जो डीओ होता है उसमें गैस निकलती है बाहर, और गैस के साथ परफ्यूम जो होता है वो निकलता है। तो परफ्यूम क्या है लिक्विड और बाकी क्या है गैस। मतलब वहां पर भी तो आप कह सकते हो ना कि लिक्विड इन गैस का फंडा है, समझ रहे हैं बात को, तो उसको क्या बोलते हैं एरोसॉल। तो यहाँ पर भी ड्रॉपलेट्स किस फॉर्म में है एरोसॉल के फॉर्म में है। अब ये थोड़ी देर के लिए यहाँ पर है, अब इनमें अच्छा खास बात क्या होती है, अगर ये इन्फेक्टेड है ना तो इसकी ड्रॉपलेट्स में जो म्यूकस की ड्रॉपलेट्स है ना इनमें पैथोजेंस होंगे, इसमें क्या होंगे बैक्टीरिया होंगे। इतने में हेल्दी पर्सन इसके पास आ गया, इससे बात करने के लिए इसके पास बैठ गया, या अननोनिंगली भी पास में आ जाते हैं, शॉप वगैरह पर आ गए कहीं पर आ गए, पता चला ये एयर इनहेल कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है करेगा भी, ऑक्सीजन तो लेगा ही लेगा। अब ऑक्सीजन लेने के लिए जब एयर इनहेल कर रहा था, हो सकता है कि यही ड्रॉपलेट्स इस एयर में क्या चलेगा इनके साथ अंदर चलेगा, क्योंकि एनवायरमेंट में ही तो है ड्रॉपलेट्स, और उसने जैसे ही एयर इनहेल की ये ड्रॉपलेट्स भी उसके अंदर चलेगा। मतलब कहाँ चलेगा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, क्योंकि एयर इनहेल कर रहा तो कहाँ जाएंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। बताइए ड्रॉपलेट्स इसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चलेगा, इसका मतलब इसमें जो बैक्टीरिया होंगे वो भी तो इसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चलेगा, और अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बैक्टीरिया चले गए तो इसे भी क्या हो जाएगा निमोनिया हो जाएगा। तो ये कौन सा रूट हुआ ड्रॉपलेट या फिर एरोसॉल इन्फेक्शन। बात समझ में आ गई। तो ये तो हुआ डायरेक्ट वाला, लेकिन एक इनडायरेक्ट वाला फंडा भी होता है कई बार। पता चला कि हेल्दी पर्सन इतनी जल्दी कांटेक्ट में नहीं आया, मान लो इतने में हो सकता है कि ये ड्रॉपलेट जो है ये किसी सरफेस पर गिर गए हो, ये किसी सरफेस पर गिर गए हो सकता है ऐसा कि पता चला आपने छीका और आपके जो ड्रॉपलेट्स हैं म्यूकस के वो इसी बेंच पर आकर के गिर गए, हो सकता है। अब क्या है ये जो सरफेस है, पता चला एक हेल्दी पर्सन आया तो एयर तो इनहेल कर रहा है, तो हो सकता है एयर से भी ड्रॉपलेट चले जाए, हो सकता है एयर से ड्रॉपलेट ना जाए, क्योंकि अभी एयर में ड्रॉपलेट्स है ही नहीं, तो कहाँ बैठ गए नीचे बैठ गए बेंच पर। अब वो आया और पता चला उसने अपने हैंड से इस बेंच को क्या कर लिया टच कर लिया। कहाँ किया टच ठीक उसी जगह पर जहां पर की ड्रॉपलेट्स सेटल हुए थे। बताओ ड्रॉपलेट्स कहीं ना कहीं उसके हैंड पर चिपक गए। अब मान लो ड्रॉपलेट तो हो सकता है कि ड्राई हो गया हो, लेकिन उसमें जो बैक्टीरिया वगैरह थे वो तो अभी वहीं थे ना, हो सकता है कि वो अभी खत्म ना हुए, वो कहाँ जाएंगे हैंड पे आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। हैंड पर क्या आ गए बैक्टीरिया आ गए। अब हैंड पर चिपका करके घूम रहा है वो क्या बैक्टीरिया। अब आपको मालूम है कि पर्सन की हैबिट होती है किसी भी पर्सन की, वो अपने फेस को कई बार टच करता रहता है अपने हैंड से, मतलब इंटेंशनली नहीं अनइंटेंशनली भी टच करता रहता है,
कुछ रीजन से, अब टच कर रहा, पता चला यहाँ पर लेकर के यहाँ पर ले आया वो, और उस टाइम पर तो इनहेल कर ही रहा है वो, तो एयर को इनहेल कर रहा है, उसी के साथ पता चला कि हैंड्स पर लगे हुए जो बैक्टीरिया है वो कहाँ चले गए, उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चले गए। ये लो, ऐसे भी तो चलेगा ना इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं, तो हो सकता है कि यहाँ पर जो है ये इसके हैंड्स पर आकर के फिर इसके अंदर एंटर कर जाए, तो ये भी क्या कहा जाएगा, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या फिर एरोसोल इन्फेक्शन। कई बार यूटेंसिल्स वगैरह से भी हो जाता है इसी वजह से, कि पता चला फैमिली में किसी मेंबर को न्यूमोनिया हो गया और केयर करने वाले आपको, उन्होंने आपसे वाटर मांगा, आप वाटर एक गिलास में लेकर के उनके पास चले गए। अब हो सकता है कि थोड़ी देर पहले उनको स्नीजिंग हुई हो, और हो सकता है कि स्नीजिंग करते टाइम हो सकता है उनका हैंड आगे आ गया हो, तो थोड़ी बहुत ड्रॉपलेट्स उनके हैंड पर लग भी जाते, कई बार लोग साफ भी कर लेते हैं, ऐसे जो ओल्ड एज में होते हैं तो साफ भी कर लेते हैं हैंड से, तो पता चला म्यूकस जो है वो कहाँ गया, उनके हैंड पर आ गया। म्यूकस तो ड्राई हो जाएगा, लेकिन बैक्टीरिया तो थोड़े बहुत बने ही रहेंगे ना हैंड्स पर, कि नहीं बने रहेंगे। अब उसके बाद आप उनको वाटर का ग्लास लेकर के चले गए, तो उन्होंने क्या किया, वाटर का जो ग्लास है वो लिया और उससे वाटर ड्रिंक किया और वो आपको वापस दे दिया, लेकिन इतने टाइम तक उनका जो हैंड है वो कांटेक्ट में आ गया ना ग्लास के, तो हो सकता है कि बैक्टीरिया जो है वो हैंड से कहाँ शिफ्ट हो गया, ग्लास पर शिफ्ट हो गया। अब आप गए और आपने वो ग्लास रख दिया वॉश बेसिन वगैरह में, लेकिन आप जब लेकर के गए तो आपने भी तो अपने हैंड से उस ग्लास को टच किया, इसका मतलब हो सकता है कि ग्लास पर जो बैक्टीरिया अभी चिपके थे वो अब आपके हैंड पर आ गए। बताओ, आप अपने हैंड पर क्या लेकर के घूम रहे हो, निमोनिया के बैक्टीरिया लेकर के घूम रहे हो। पता चला आप टीवी देखने लग गए और टीवी देखते देखते आपका फेस पर हैंड आ गया, एयर इनहेल करोगे, बताओ ये बैक्टीरिया कहाँ चला जाएगा, अंदर चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। समझ रहे बात को, तो ऐसे भी हो सकता है, इसलिए तो मना किया जाता है कि यूटेंसिल्स वगैरह जो होते हैं, ग्लास वगैरह होते हैं इन्फेक्टेड पर्सन के, वो यूज नहीं करने चाहिए, इसलिए तो बोलता है। बात समझ में आ गई। तो जैसा फंडा यहाँ पर है ड्रॉपलेट या एरोसोल इन्फेक्शन का, वैसा ही लगभग लगभग कहाँ होता है, कॉमन कोल्ड में होता है, और वैसा ही लगभग लगभग कोविड-19 इन्फेक्शन में होता है। इसी वजह से तो आपको ध्यान होगा कि कोविड-19 पैंडेमिक में बोला जाता था ना सोशल डिस्टेंसिंग, तो सोशल डिस्टेंसिंग क्यों, ताकि आप अगर इससे थोड़ा दूर बने रहोगे तो इसके जो ड्रॉपलेट्स होंगे एयर में, वो आसपास की एयर में ही तो होंगे ड्रॉपलेट्स, तो जो आप एयर इनहेल करोगे उसमें उसके ड्रॉपलेट्स नहीं आ पाएंगे, तो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने पर आप ड्रॉपलेट से दूर हो गए कि नहीं हो गए, पहली बात। दूसरी बात, बोला जाता था हैंड वॉश करते रहना है, हैंड सैनिटाइज करते रहना है। मान लो आपने कोई सरफेस टच कर ली जिस पर क्या था, ड्रॉपलेट था, म्यूकस था, बैक्टीरिया थे, सॉरी वायरस थे, अब आपके हैंड पर भी आ गए कि नहीं आ गए। अगर आप हैंड सैनिटाइज कर लोगे उसी टाइम अल्कोहल से, तो बताओ वो वायरस क्या हो जाएंगे, वहीं खत्म हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। इसलिए बोला जाता है टाइम टू टाइम क्या करते रहो, हैंड को सैनिटाइज करते रहो। सरफेस का भी सैनिटाइजेशन होता था टाइम टू टाइम, खासतौर पर वहां जहां मास इकट्ठा होता था, जैसे क्लासरूम वगैरह, थिएटर वगैरह, या कुछ भी जहां पर इकट्ठे होते थे लोग, वहां पर सरफेस को भी तो बार बार सैनिटाइज किया जाता था कि नहीं किया जाता था, वो इसीलिए कि पता चला वहां पर ड्रॉपलेट ना पड़े हो किसी के। समझ में आ गई ना बात, तो अब समझ में आया ना कि क्यों बोली जाती थी वो सारी चीजें, क्योंकि वहां पर काम कर रहा होता था कौन सा रूट, ड्रॉपलेट या फिर एरोसोल इन्फेक्शन। अब जरा मुझे बताओ कि कैसा भी हुआ हो, जो बैक्टीरिया है निमोनिया के, क्योंकि अभी बताओ निमोनिया की बात कर, अब उनको सब की बात छोड़ो, बैक्टीरिया जो है निमोनिया के वो कहाँ गए, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में गए ना। और मैंने क्या बोला था कि पैथोजन की एंट्री जिस रूट पे होती है, सिम्टम्स भी लगभग लगभग उसी रूट से रिलेटेड आते हैं। आप देखो टाइफाइड में जो सिम्टम्स आ रहे थे वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड आ रहे थे, क्योंकि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एंटर किया था ना बैक्टीरिया, तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर किया तो सिम्टम किससे रिलेटेड आएंगे, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड आएंगे, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड यहाँ पर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो चलिए पहले पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, कुछ लिखा हुआ है, बाय ड्रॉपलेट और एरोसोल इन्फेक्शन और यूज ऑफ ग्लास और यूटेंसिल्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। बताइए सारी बात क्लियर हो गई। आगे लिखा है इन्फेक्ट्स एल्वेलाई ऑफ द लंग्स। अब ये क्या है, मतलब एक्चुअल में क्या होता है कि निमोनिया के जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो काफी अंदर तक चले जाते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, बिल्कुल लास्ट तक, और आपको मालूम है लास्ट क्या है, एल्वेलाई, तो एल्वेलाई तक पहुंच जाते हैं, और एल्वेलाई में पहुंच करके एल्वेलाई को क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये एल्वेलाई मान लो मैंने बना दिया एल्वुलर सैक, ये है एल्वेलाई, एल्वुलर सैक जैसे को बोलते हैं, और ये है एल्वुलर वॉल, और आपको मालूम है कि एल्वुलर वॉल से ही तो एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये रफ आइडिया मैंने दिखा दिया कि यहाँ पर होता है ऑक्सीजन। अब क्या होता है कि जो निमोनिया के बैक्टीरिया होते हैं वो आकर के किसे इन्फेक्ट करते हैं, इस एल्वुलर वॉल को इन्फेक्ट कर देते हैं, इसकी वजह से यहाँ इन्फ्लामेशन होता है, स्वेलिंग होती है, जिसकी वजह से यहाँ से फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, और वो फ्लूइड आकर के कहाँ इकट्ठा होता है, इसी एल्वुलर सैक में क्या होता है, इकट्ठा होता है। ये लीजिए, तो एल्वुलर सैक जो होते हैं, जो एल्वुलाई होती है, उनमें क्या इकट्ठा हो जाता है, फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। इसी को तो लोग बोल देते हैं फेफड़ों में पानी भर गया, इसी को तो बोलते हैं लोग फेफड़ों में पानी भर गया था, कहां से आ गया पानी,
यही है वो पानी, फ्लूइड। समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ पर ये फ्लूइड जो है वो एल्वुलर सैक में क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। अब इससे क्या होगा बताओ, जो एक्सचेंज प्रॉपर हो पा रहा था, क्या फ्लूइड की वजह से आपको एक्सचेंज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। यानी बाहर से जो आप ऑक्सीजन ले जा रहे हो अंदर, अब वो एल्वुलाई से होते हुए ब्लड में नहीं जाएगी। ब्लड में जो CO2 है वो एल्वुलाई से होते हुए वापस से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू बाहर नहीं जा पाएगी। यानी बाहर की CO2 अंदर नहीं जाएगी और अंदर की CO2 बाहर नहीं निकलेगी। यही होगा ना। तो बताओ बॉडी में धीमे धीमे क्या होगा, CO2 का लेवल बढ़ता चला जाएगा। बॉडी में धीमे धीमे CO2 का लेवल बढ़ता। लेकिन इसके पहले देखो CO2 का लेवल तो बढ़ा, लेकिन आपको सोचो आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी। एयर में जब एक्सचेंज ही नहीं होगी तो आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी, सीवियर प्रॉब्लम होती है, काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है ब्रीदिंग करने में, रेस्पिरेशन करने में। ऐसा फंडा कोविड-19 में भी होता है, क्योंकि कोविड-19 में भी तो लंग्स अफेक्टेड होते हैं ना, इसलिए तो वहां पर भी प्रॉब्लम हो रही थी। यही तो हो रहा था उसमें भी, फिर उसी में भी तो हो रहा था। सारा फंडा सेम है, बिल्कुल सेम फंडा है, वहां पर भी यही चल रहा था सब। चला फ्लूइड इकट्ठा हो गया जिसकी वजह से रेस्पिरेशन में क्या होने लगी, प्रॉब्लम होने लगी, O2 का लेवल ड्रॉप हो गया, ऑक्सीजन सैचुरेशन, CO2 बढ़ रहा है तो ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होगा कि नहीं होगा? तो सारी चीजें लगभग लगभग एक जैसी है। समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ पर क्या होता है कि रेस्पिरेशन में ये डिफिकल्टी होने लग जाएगी, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होने लग जाएगी, साथ में CO2 का लेवल धीमे धीमे बढ़ता चला जाएगा। अब इनिशियल स्टेज पर CO2 का लेवल तो बढ़ रहा है, लेकिन साथ में आपको कुछ और भी चीजें हो रही, जैसे आपको फीवर आएगा, फीवर विद चिल्स, चिल्स मतलब कपकपी, ठंड लग करके, तो ठंड लग करके आपको क्या आएगा, बुखार आएगा। इसके अलावा आपको हेडेक होगा, सिर दर्द होगा, इसके अलावा स्नीजिंग, कफिंग, ये सब भी होते रहेंगे। तो इनिशियल सिम्टम क्या होते हैं, देखो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। एल्वुलाई गेट फिल्ड विद फ्लूइड लीडिंग टू सीवियर प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन। आगे लिखा है फीवर विद चिल्स, कफ एंड हेडेक। अब ये तो स्टार्टिंग वाली बात हुई, लेकिन धीमे धीमे क्या होगा, अगर मान लो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला या फिर ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं हुआ, तो धीमे धीमे क्या होगा, बॉडी में CO2 का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। वो एक फंडा होता है कि जब ब्लड में ऑक्सीजन सैचुरेशन अच्छा होता है, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस अच्छी होती है, तो ब्लड का अपीयरेंस रेडिश होता है, रेड लाइक होता है। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, या यूं कहो कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन काफी कम हो जाता है, तो ब्लड का अपीयरेंस ब्लूइश होने लग जाता है, ग्रे टू ब्लूइश, ग्रे या फिर ब्लू उस तरह का दिखने लग जाता है। इसी वजह से तो आप देखते हो ना कि आर्टरी को जब भी रिप्रेजेंट करते हैं रेड कलर से, और वेन को जब भी रिप्रेजेंट करते हैं ब्लू कलर से, इसी वजह से, तो क्योंकि आर्टरी में ऑक्सीजन ज्यादा और वेन में CO2 ज्यादा। लेकिन अब जब निमोनिया हो जाता है तो हर जगह CO2 ज्यादा, मतलब पहले आर्टरी में उतनी नहीं थी, अब आर्टरी में भी CO2 बहुत चल रहा है, वेन में तो पहले भी थी तो अब भी ज्यादा। तो ओवरऑल मतलब कह सकते हो कि ब्लड वेसल्स का अपीयरेंस कैसा होने लग जाता है, ब्लड का अपीयरेंस कैसा होने लग जाता है, लूज। और ये कई जगहों पर हमें बाहर से भी दिखने लग जाता है, जैसे लिप्स वगैरह। ये लिप्स अभी अपने रेडिश है, पिंकिश है, लेकिन जब निमोनिया हो जाता है, वो भी सीवियर निमोनिया, तो इनका कलर ग्रे टू ब्लूइश होने लग जाता है, ये नीले पड़ने लग जाते हैं। दूसरी बात, जो नेल्स है, बताओ नेल्स भी अभी अपन को पिंकिश रेडिश टाइप के दिख रहे हैं, ये भी उस टाइम पर कैसे हो जाते हैं, ग्रे टू ब्लूइश हो जाते हैं। तो ये सीवियर केस की पहचान है, मतलब जब बहुत ज्यादा सीवियर हो जाता है निमोनिया, तो ये सब होने लग जाती है चीजें, है ना, ये चीजें ध्यान रखना इसको। तो ये लिखा हुआ है लास्ट पॉइंट, इन सीवियर केसेस लिप्स एंड नेल्स टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर। चलिए अब आते हैं थर्ड डिजीज पर। थर्ड है डिसेंट्री। सिर्फ दो ही डिजीज दी थी अपनी एनसीईआरटी में, बाकी बैक्टीरियल डिजीज तो अपन एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, तो ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है इनको भी। डिसेंट्री, अब डिसेंट्री टर्म दो तीन टर्म होते हैं, इनको तो समझना अच्छे से। एक डिसेंट्री टर्म होता है, एक डायरिया टर्म होता है, और एक कॉन्स्टिपेशन टर्म होता है। ये नॉर्मल सी प्रॉब्लम है, मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड। तो कॉन्स्टिपेशन को तो हिंदी में क्या बोलते हैं, कब्ज, वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया था। डायरिया को हिंदी में बोलते हैं दस्त, लूज मोशंस जो होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो फीकल मैटर है उसमें वाटर कंटेंट ज्यादा हो जाता है, तो ये होता है डायरिया, है ना, जब लूज मोशंस होने लग जाए तो वो है डायरिया। और डिसेंट्री को हिंदी में बोलते हैं अतिसार, अतिसार। इसको भी फंडा ये होता है कि इसमें फीकल मैटर जो होता है ना, उसमें ब्लड या फिर म्यूकस आने लग जाता है। ये मैं इसलिए बताता हूँ हिंदी के वर्ड, क्योंकि जनरली अपन ने कई चीजें ऐसी होती है कि जो सुनी तो होती है, लेकिन उनकी हमें इंग्लिश या पता नहीं होती, तो हम समझ नहीं पाते। तो हो सकता है कि आपने सुना हो अतिसार, है ना, नहीं भी सुना हो, लेकिन हो सकता है कि कभी हुआ भी हो, रेनी सीजन में हो जाता है जनरली कई बार। तो आगे आपको पता रहेगा कि हाँ डिसेंट्री हुई है, डॉक्टर को बोल पाओगे आप ज्यादा अच्छे से। तो डिसेंट्री में क्या होता है कि जो फीकल मैटर होता है ना, उसमें ब्लड आने लग जाता है थोड़ा बहुत,
या फिर उसमें म्यूकस आने लग जाता है। मतलब जो फीकल मैटर होता है वो चिपचिपा सा, चमकीला सा दिखता है ना। तो गौर से देखना कभी फीकल मैटर, तो आपको वहां समझ में आएगा कि म्यूकस है, मतलब वाइट वाइट सा दिखता है, बिल्कुल चमकता हुआ, बिल्कुल अलग से, है ना। तो डॉक्टर पूछते हैं कि फीकल मैटर देखा आज? आप लोग नहीं सर नहीं देखा, कल देख करके आना फिर बताना। जरूरी नहीं होता कि वो बोले, लेकिन वो तो समझ जाते हैं कि आप जैसे ही सिम्टम्स बताते हो तो उनको आइडिया लग जाता है, वही तो एक्सपीरियंस होता है और क्या होता है। लेकिन डिसेंट्री कंडीशन तो मतलब तीनों कंडीशन समझ में आ गई ना, थोड़ा सा आइडिया रखना इन चीजों का। देखो अपन डिसेंट्री पढ़ने वाले हैं। अब डिसेंट्री तरह तरह की होती है। ये जो डिसेंट्री होती है ये बैक्टीरियल भी हो सकती है और प्रोटोजोअल भी हो सकती है। अभी अपन लोग पढ़ रहे हैं बैक्टीरियल, मतलब बैक्टीरिया से होने वाली। और बैक्टीरिया से होने वाली जो होती है डिसेंट्री, उसे बोलते हैं सिजेलोसिस। क्या बोलते हैं? सिजेलोसिस। सिजेलोसिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो पैथोजन है वो है सिजेला डिसेंट्रियाई, बैक्टीरिया। तो सिजेला से नेम क्या आ गया? सिजेलोसिस, ठीक है। और डिसेंट्रियाई से डिसेंट्री, तो सिजेला डिसेंट्रियाई, सिजेलोसिस बोल दो या नॉर्मल डिसेंट्री। अब देखो ये होती कैसे है। जो भी डिसेंट्री होती है, जितनी भी डिसेंट्री है, उसमें रूट वही होता है। कौन सा? फीकल ओरल रूट। ऑब्वियस सी बात है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो रूट कौन सा होगा? फीकल ओरल रूट होगा। तो यहाँ पर भी कौन सा रूट काम करता है? फीकल ओरल रूट। और फीकल ओरल रूट में कई बार आपको मैं बता चुका हूँ हाउस फ्लाइज भी हेल्प कर देती है। तो कई बार हाउस फ्लाइज की वजह से हमको डिसेंट्री हो जाती है। बात समझ में आ रही ना? तो ये चीजें बिल्कुल याद रखना कि यहाँ पर भी कौन सा रूट होता है? फीकल ओरल रूट होता है। तो दो तीन बातें तो आपको समझ में आ गई कि जो स्टूल होता है, स्टूल मतलब बैठने वाला स्टूल नहीं, फीकल मैटर। जो फीकल मैटर या जो स्टूल होता है उसमें ब्लड आ जाता है, उसमें म्यूकस आ जाता है, और ये इसका ट्रांसमिशन होता है फीकल ओरल रूट से। और हेल्प कर सकती है कौन? हाउस फ्लाइज इसको ट्रांसमिट करने में, ठीक है। ये सारी चीजें। और यहाँ पर एक बात और लिखी है कि इसमें क्या होता है? एब्डोमिनल पेन। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट अगर अफेक्टेड होगा तो एब्डोमिनल पेन हो ही जाता है। आप देखो ना, टाइफाइड में भी हो रहा था एब्डोमिनल पेन, और यहाँ पर भी क्या हो रहा है? एब्डोमिनल पेन। तो याद रखना ये कुछ चीजें कॉमन सी है। जैसे अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अफेक्टेड होगा तो स्नीजिंग एक कॉमन सी बात है। इसके अलावा हो सकता है डिफिकल्टी हो ब्रीदिंग में, कॉमन सी बात है। तो ये कुछ कुछ चीजें कॉमन होती हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो रहा है अफेक्टेड तो आप कह सकते हो कि वहां पर आपको लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है। इसके अलावा आप कह सकते हो एब्डोमिनल पेन हो सकता है। कॉमन सी चीजें होती है। बात समझ में आ गई ना? चलो, तो ये हो गया बेटा डिसेंट्री। अब बात करते हैं नेक्स्ट, प्लेग। प्लेग को बोलते हैं ब्लैक डेथ डिजीज। एक थी ब्लैक यूरिन डिजीज, मैंने उस टाइम बोला था आपको कि कई सारी ब्लैक डिजीजेस पढ़ेंगे हम लोग। तो ये आ गई ब्लैक डेथ डिजीज। मतलब इसमें क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है कि प्लेग, अपन तो बहुत दो तीन पॉइंट ही पढ़ रहे हैं। प्लेग जब आप पढ़ोगे डिटेल में एमबीबीएस में तो आपको डिफरेंट टाइप के प्लेग्स पढ़ने को मिलेंगे। तीन टाइप के प्लेग्स होते हैं। एक होता है ब्यूबोनिक प्लेग, एक होता है सेप्टिसेमिक प्लेग, और एक होता है न्यूमोनिक प्लेग। एक में आपके लिम्फ नोड्स अफेक्टेड होते हैं, एक में आपका ब्लड अफेक्टेड होता है, और एक में आपके लंग्स अफेक्टेड होते हैं। तो अलग अलग प्लेग के अलग अलग फंडे होते हैं सारे, मतलब उनके आप कह सकते हो कि जो सिम्टम्स वगैरह होते हैं वो अलग अलग। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर लंग्स अफेक्टेड होंगे तो अलग सिम्टम्स आएंगे, अगर ब्लड अफेक्टेड होगा तो अलग सिम्टम्स आएंगे, लिम्फ नोड अफेक्टेड होंगे तो थोड़े बहुत अलग सिम्टम आएंगे। तो यहाँ पर ने कॉमन बात की है सबको लेकर के। तो क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जो प्लेग होता है उसमें कई बार ऐसा होता है कि जब पर्सन की डेथ होती है तो उसकी बॉडी पर ब्लैक स्पॉट्स पड़ जाते हैं। तो इस वजह से लोग इसे क्या बोलते हैं? ब्लैक डेथ डिजीज बोलते हैं। तो डेथ के टाइम पर बॉडी में ब्लैक स्पॉट्स पड़ने की वजह से ब्लैक डेथ डिजीज को बोला जाता है। अब देखिए इसका पैथोजन क्या है? प्लेग, प्लेग का पैथोजन जो होता है वो है यर्सीनिया पेस्टिस। क्या होता है? यर्सीनिया पेस्टिस। तो ये इसका पैथोजन है। और प्लेग के लिए बैक्टर का काम जो करता है वो करता है जिनोफसेला चियोप्सिस। जिनोफसेला चियोप्सिस। और जिनोफसेला चियोप्सिस का कॉमन नेम है रेड फ्ली। रेड फ्ली, रेड फ्ली। तो जैसे मान लीजिए मैं बात करूं जिनोफसेला चियोप्सिस की, रेड फ्ली। तो एक्चुअल में क्या है, ये रेड फ्ली पैरासाइट होती है किस पर? रैट्स पर। एक्टोपैरासाइट, मतलब उनकी बॉडी पर रहना पसंद करती है और वहां से ब्लड वगैरह को सक कर रही होती है। उसका फेवरेट होस्ट है कौन? रैट। जब तक रैट की अवेलेबिलिटी होती है रैट पर रहना पसंद करती है। लेकिन अगर रैट की डेथ हो जाए और आसपास होना कोई दूसरा रैट ना मिले तो फिर वो ऑप्शनल होस्ट के तौर पे किसे ऑप्ट कर लेते हैं? ह्यूमन को। तब आकर के वो ह्यूमन को बाइट करती है, वरना वो ह्यूमन को जनरली बाइट नहीं करती। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर रेड फ्ली ह्यूमन को बाइट कर ले तो कई बार क्या होता है इनकी बॉडी में पैथोजन होते हैं। कौन से? यर्सीनिया पेस्टिस। और ये यर्सीनिया पेस्टिस पहुंच जाएंगे आपके
ब्लड में, आपकी बॉडी में, तो फिर आपको भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लेग हो जाएगा। तो याद रखना यर्सीनिया पेस्टिस पैथोजन है और वेक्टर क्या है, जिनोप्सिला चियोप्सिस रेड फिली, जिसके लिए प्राइमरी होस्ट कौन होता है, रेड, और ऑप्शनल होस्ट क्या होता है, ह्यूमन। तो जैसा आपने सुना हुआ कई बार, एक बार सूरत में फैला था प्लेग, महामारी फैली थी, ऐसा पढ़ा होगा आपने कि सूरत में प्लेग का एक एपिडेमिक फैला था। एपिडेमिक मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में बस, और पैंडेमिक मतलब बहुत बड़े एरिया में, जैसे अभी कोविड-19 एक पैंडेमिक था, और वो क्या था, एपिडेमिक, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर रीजन में हुआ। तो वहां पर क्यों हुआ था, क्योंकि वहां पर बाढ़ आ रखी थी, सूरत में बाढ़ आ गई थी, फ्लड। क्या होता है कि जब कहीं पर बाढ़ आएगी, जब कहीं पर फ्लड आएगी, तो हर जगह पानी पानी भर जाएगा। पानी पानी भरने की वजह से आपको मालूम है कि जो रेट्स होते हैं वो तो बरोइंग एनिमल्स होते हैं, बिल बना करके रहते हैं, पूरा बिलों में पानी भर जाएगा, और जब बिलों में पानी भर जाएगा तो रेट कहीं पर बचेगी नहीं, मतलब रेट की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो उस टाइम पर बहुत सारे रेट्स की क्या हुई थी, डेथ हुई थी। तो रेट्स पर जो रेड फ्ली थी पहले, वो रेड फ्ली इनको छोड़ करके भाग गई, उसने कहा ये मर रहे हैं, हम क्यों मरे। तो रेड फ्ली ने रेड को छोड़ा, और उस टाइम दूसरे रेड की सर्च की, लेकिन दूसरा कोई रेड था ही नहीं अवेलेबल, क्योंकि हर जगह पानी ही पानी था। तो इन्होंने फिर देखा कि ह्यूमन है, तो इन्होंने फिर ह्यूमन को ऑप्शनल होस्ट बना लिया, और ये कहीं ना कहीं ह्यूमन को आकर के क्या करने लग गई, बाइट करने लग गई। जब ह्यूमन को आकर के बाइट किया इनने, तो कहीं ना कहीं इनकी यहाँ से जो यर्सीनिया पेस्टिस थे वो ह्यूमन की बॉडी में आ गए, और ह्यूमन को क्या होने लग गया, ब्लैक होने लग गया। इस वजह से उस टाइम पर बहुत सारे लोगों को क्या हुआ था, ब्लैक हुआ था। बात समझ में आ गई ना। तो एक बेसिक सा आइडिया है, आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। अब यहाँ पर क्या होता है, ये तो होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन होता है बेटा। आप ऐसा नहीं कह सकते कि इसको यही क्यों पसंद है, एडेप्टेशंस होते हैं, और वो सारी चीजें हुई है एवोल्यूशन से। बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिसके पीछे ऐसा कोई इंटरेक्शन डेवलप होता है। तो आप पढ़ते हो ना जैसे इकोलॉजी में होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन, तो ये डेवलप हुए एवोल्यूशन से, टाइम के साथ, मतलब कुछ ऐसी कंडीशंस बनी होंगी एनवायरनमेंट में कि इनके बीच में इंटरेक्शन हो, और फिर वही इंटरेक्शन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर प्लेग की बात करें तो इसके सिम्टम्स लिखे हैं, हाई फीवर, फीवर क्या होता है यहाँ पर, बहुत तेज, हेडेक होता है। इसके अलावा एनलार्जमेंट हो जाता है एक्सिलरी लिम्फ नोड्स का। एनलार्जमेंट किसका हो जाता है, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स का। तो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स का मतलब ये जो साइड्स में लिम्फ नोड्स होती है, मैंने आपको बताया था ना लिम्फ नोड्स कई जगह पर है, तो ये जो साइड्स में होती है, आर्म पिट्स वगैरह में जो लिम्फ नोड्स होती है, इन्हें क्या बोलते हैं, हम एक्सिलरी लिम्फ नोड्स बोलते हैं। हो सकता है ना, वही मैंने बोला ना कि उस टाइम पर मान लो किसी एक को प्लेग हो रखा है, और उसको किसी जिनोप्सिला चियोप्सिस ने बाइट कर लिया, तो बताओ उसके अंदर यर्सीनिया पेस्टिस पहुंचा, और फिर उसने किसी दूसरे को बाइट कर लिया हेल्दी को, वहां पर भी पहुंच जाएगा, हो सकता है। इन्फेक्शियस है तो आप समझ लो ना, इन्फेक्शियस तो बोलते ही किसको है, पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन, ठीक है। अब यहाँ पर याद रखना ये कॉमन सिम्टम पर डिटेल में नहीं जा रहा, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, और डिफरेंट टाइप्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट क्या होते हैं, सिम्टम्स होते हैं। तो अपन ने कॉमन पढ़ लिए, सबके अलग अलग नहीं पढ़। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, डिप्थीरिया। नेक्स्ट क्या है, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया को हिंदी में बोलते हैं गलघोंटू, गलघोंटू। गलघोंटू मतलब इसमें गला घुटता है, इसलिए भी ये बता रहा हूं मैं आपको, कुछ हिंदी टर्म्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और डॉक्टर बनने जा रहे हो तो इंग्लिश तो ठीक है आनी चाहिए, लेकिन हिंदी भी आनी चाहिए, क्योंकि आप जिनको ट्रीट करोगे पेशेंट्स को, वो ज्यादातर हिंदी स्पीकिंग वाले होंगे, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में अगर आप क्लिनिक ओपन करोगे, और अपन सब नॉर्थ इंडिया को ही बिलोंग करने वाले हैं जनरली, तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादातर पेशेंट्स वही आएंगे जो कि हिंदी में बात कर रहे होंगे, इंग्लिश थोड़ी ना झाड़ोगे वहां पे। इंग्लिश झाड़ोगे तो आपका नेगेटिव फीडबैक दे देगा बाहर, समझ रहे हैं ना बात को। तो हिंदी थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, कुछ कुछ चीजें, इसलिए मैं आपको बार बार टर्म्स बताता हूँ। कब्ज पता होना चाहिए, अतिसार पता होना चाहिए, एक तरह से दस्त, लूज मोशंस, ये पता होना चाहिए। इसके अलावा गलघोंटू ये पता होना चाहिए, है ना। तो कुछ कुछ चीजें जान लो, ज्यादा अच्छा रहता है। तो देखिए क्या है कि इसमें होता क्या है, गलघोंटू नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें गला घुटता है, मतलब गला मतलब थ्रॉट, और घुटना मतलब सफोकेशन। तो थ्रॉट में सफोकेशन फील होता है, ऐसा लगता है जैसे विंड पाइप जो है वो बिल्कुल चोक हो गया हो, मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत लगती है, यहाँ पर महसूस होती है। तो ये पूछा भी गया एक बार क्वेश्चन कि डिप्थीरिया में अपनी बॉडी का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अफेक्टेड होता है, थ्रॉट। यही आंसर भी गया, थ्रॉट। बताओ कम से कम गलघोंटू से याद तो आ जाएगा ना, गला, थ्रॉट, समझ गया बात को। तो ये क्वेश्चन बनता है। अब डिप्थीरिया की अगर बात करें तो उसका पैथोजन है कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। तो डिप्थीरिया से क्या आ गया, डिप्थीरिया, है ना, याद रखना। आगे देखो इसमें होता क्या क्या है, इसमें हाई ग्रेड फीवर होता है, तेज बुखार। इसके अलावा आप कह सकते हो अफेक्ट्स थॉट, इसमें थॉट क्या होते हैं, अफेक्ट। इसको अंडरलाइन करना, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा
कि डिप्थीरिया में अपनी बॉडी का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अफेक्टेड होता है? आंसर जाएगा क्या? थ्रोट। और अफेक्टेड मतलब सफोकेशन फील होता है। तो देखो नेक्स्ट में लिखा हुआ भी है कॉजेज सफोकेशन, ये ध्यान रखना। आगे इसका इन्वेस्टिगेशन लिखा है कि कैसे पता करते हैं कि किसको चांसेस क्या है, कैसे ज्यादा है। तो यहाँ पर सिक टेस्ट, जैसे वहां पढ़ा था ना विडाल टेस्ट, यहाँ पर याद रखना सिक टेस्ट। सिक भी साइंटिस्ट का ही नेम है, सिक टेस्ट। सिक मतलब वो बीमार वाला सिक नहीं है, साइंटिस्ट वाला सिक है। स्पेलिंग से समझ ही गए होंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम, टिटनस। नेक्स्ट क्या है? टिटनस। अब देखो टिटनस वैसे तो इन्फेक्शियस में अपन बोलते हैं, लेकिन यहाँ एक गजब चीज होती है कि अगर एक पर्सन को टिटनस है तो उसकी वजह से दूसरे पर्सन को टिटनस नहीं होता। मतलब अगर आपके बगल में कोई टिटनस का पेशेंट बैठा है तो उसकी वजह से आपको टिटनस नहीं होने वाला कैसे भी करके। मतलब आप बोल सकते हो, बोलते तो अपन इन्फेक्शियस में, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, अपनी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस की डेफिनेशन है ना, वो गलत है, वो गलत है ना। तो अब जो है तो वो है, वो पढ़नी होती है अपन को। तो अगर उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो फिर ये तो नॉन इन्फेक्शियस में आ जानी चाहिए। लेकिन दिक्कत ये है कि ये पैथोजेनिक होती है, पैथोजन से होती है। और अपन ने पहले ही बोल रखा है कि इन्फेक्शियस डिजीज किससे होती है? पैथोजन से। तो फिर पढ़ना तो कहाँ पड़ता है अपन को? इन्फेक्शियस में। तो है भी इन्फेक्शियस, लेकिन अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा नहीं हो पा रही। तो बस आप याद रखना कि टिटनेस पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट नहीं हो पाता। टिटनेस आपको तभी होता है जब आपको कहीं पर कुछ रस्टेड आयरन वगैरह से क्या लग जाए? कट लग जाए जनरली। क्योंकि इसका जो पैथोजन है ना, उसकी प्रेजेंस बहुत ज्यादा देखी गई है रस्टेड आयरन पर। तो इसी वजह से रस्टेड आयरन से बोलते हैं ना, कट लग गया है, अगर लोहे से चोट लग गई है तो जल्दी से टीटी वगैरह लगवा लेना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंस कई बार देखी गई। ऐसा नहीं कि वहीं पर होता है, जनरली तो सॉइल वगैरह में भी होता है। जैसे मान लो आपको नॉर्मल कोई चोट लगी, आप गिर गए और मिट्टी है, वो सॉइल है, वो कांटेक्ट में आ रही है आपकी बॉडी के ब्लड के, पहुंच जाएगा, उसमें भी होता है कई बार बैक्टीरिया। लेकिन प्रेजेंस जनरली देखी गई है रेस्टेड आयरन का, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है। तो ये कट वगैरह लगने से ही इसका जो पैथोजन है वो आपकी बॉडी में एंटर करता है। तो देखिए यहाँ पर लॉकजो बोलते हैं टिटनस को। लॉकजो क्यों बोलते हैं? तो ये टिटनस में हमारी बॉडी की जो मसल्स होती है वो अफेक्टेड होती है, मसल्स। तो यहाँ पर भी मसल्स है, बताओ इन्हीं मसल्स की हेल्प से तो आप जॉज को ओपन और क्लोज कर पाते हो। तो अगर यहाँ पर ये वाली मसल्स अफेक्टेड हो जाएंगी तो फिर आप जॉस को ओपन और क्लोज नहीं कर पाओगे, उसमें दिक्कत होगी, आपको प्रॉपर नहीं कर पाओगे। तो आपको ऐसा लगेगा आपको ताकत लगानी पड़ेगी बहुत ज्यादा। तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको? लॉक्सो डिजीज बोलते हैं। तो इसका पैथोजन क्या है? क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। तो टिटेनी से क्या नेम आया? टिटनस, याद रखना। अब देखिए इसमें क्या क्या लिखा है, सस्टेन्ड कॉन्ट्रेक्शन ऑफ बॉडी मसल्स। बॉडी मसल्स में सस्टेन्ड कॉन्ट्रेक्शन मिलता है, मतलब लगातार वो कॉन्ट्रेक्टेड बनी रहती है। कॉन्ट्रेक्शन के बाद क्या होना चाहिए? रिलैक्सेशन। लेकिन पता चला रिलैक्सेशन काफी लंबे टाइम बाद हुआ, लंबे टाइम तक क्या बनी रही? वो कॉन्ट्रेक्टेड बनी रही। तो उसको क्या बोलते हैं अपन? सस्टेन्ड कॉन्ट्रेक्शन। और इसी के लिए वर्ड यूज करते हैं स्पाज्म। सस्टेन्ड कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल्स के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? स्पाज्म। तो उसको ब्रैकेट में कर देना, उसी का नाम है स्पाज्म। आगे लॉग जॉ, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। इसके अलावा कई बार अनकॉन्शियसनेस भी आ जाती है, हालांकि ये जनरली नहीं आती। अनकॉन्शियसनेस तो काफी बाद में आती है, जब ब्रीदिंग वगैरह में प्रॉब्लम होने लग जाती है, क्योंकि मसल्स वगैरह ही हेल्प करती है ब्रीदिंग में। तो कई बार जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है और ब्रेन तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, तो थोड़ा सा बेहोशी टाइप का, अनकॉन्शियस टाइप का फंडा बन जाता है। तो ये इतना कोई कॉमन नहीं है। इसके अलावा कुछ कंडीशंस लिखी है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे अगर मैं ओपिस्थोटोनस कंडीशन की बात करूं, ओपिस्थोटोनस, अब ये कंडीशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आप कभी किसी हॉस्पिटल में गए और आपने हॉस्पिटल के बेड पर किसी एक पेशेंट को देखा जिसको कि टिटनेस हो रखा है। ये मान लो हॉस्पिटल का बेड और उस पर लेटा हुआ है टिटनेस का पेशेंट। अब अभी आप देख करके गए, वो सो रहा था आराम से, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद आए, मतलब ये था सीन वन, बात करते सीन टू। थोड़ी देर बाद आए और आपने क्या देखा कि वही टिटनेस का पेशेंट, यहाँ पर इनका योगा चल रहा है, ये वाला योगा, ये वाला योगा, योगा चल रहा है, इनका पोस्टर चेंज हो गया। ये योगा कर नहीं रहे हैं, ये इनका पोस्चर ऐसा हो गया है। और क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पर सस्टेन कॉन्ट्रेक्शन होता है मसल्स का। तो कई बार क्या होता है, बैक साइड में जितनी भी मसल्स है, नेक रीजन में, बैक में, कहीं ना कहीं नीचे की तरफ जितनी भी मसल्स होती है, इनमें क्या हो जाता है? सस्टेन कॉन्ट्रेक्शन। और कॉन्ट्रेक्शन का पर्सन मतलब सीधा लेटा था, धीमे 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 उठने लग जाता है बीच से। तो ऐसा पूरा फंडा बन जाता है, बिल्कुल एक धनुष जैसा पूरा का पूरा। तो इस कंडीशन को बोलते हैं क्या? ऑपिस्थोटोनस कंडीशन। तो आप चाहो तो जहां ऑपिस्थोटोनस लिखा है वहां एक छोटा सा डायग्राम बना देना, ताकि आपको याद आ जाए। कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी बस पता होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ एक और कंडीशन होती है, राइसस सार्डोनिकस। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है।
राइजस साइडोनिकस में स्ट्रेचिंग हो जाती है फेशियल मसल्स की, मतलब फेस में जो मसल्स है उनमें स्ट्रेचिंग हो जाती है। तो आपको मालूम है कि हम लोग जो भी एक्सप्रेशंस देते हैं वो तो फेशियल मसल्स की हेल्प से देते हैं, जो भी जैसा भी करते हैं तो फेशियल मसल्स की हेल्प से तो कर रहे हैं। अब यहाँ क्या होता है कि पता चला ये जो फेस की मसल्स है इनमें स्ट्रेचिंग हो गई, तो स्ट्रेचिंग हो जाती है प्रॉपर और वो सस्टेन हो गई, तो आप कुछ भी करोगे ऐसा ही बन जाता है पर्टिकुलर फेस। आप देखना, गूगल करना कभी भी कि टिटनेस पेशेंट की, आप उसमें इमेजेस सर्च करना, आप देखना ऐसे ही दिखेंगे वो, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, फेस में जो मसल्स है उनमें स्ट्रेचिंग हो गई इस वजह से। समझ में आई बात? तो याद रखना इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, राइसस साइडोनिकस। तो इस कंडीशन का नाम है राइसस साइडोनिकस। क्लियर? ये तो वैक्सीन वगैरह में समझ चुके हैं अपन, टीटी एटीएस डिपेंड करेगा ना, एंटी क्या ले रहे हो, इंजेक्शन मतलब क्या, आप टीटी ले रहे हो कि एटीएस ले रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा। आप तो ऐसे मत बोलो इंजेक्शन ले रहे हैं, आप तो पढ़ चुके हो ना, तो आपको बताना चाहिए ना कि आप टीटी ले रहे हो या एटीएस ले रहे हो। अगर टीटी ले रहे हो तो आपकी मेमोरी बनेगी तो लंबे टाइम तक काम करेगी, अगर एटीएस ले रहे हो तो थोड़ी देर के लिए काम करेगी, जिसकी कोई मेमोरी बनती नहीं है। लगने के बाद हाँ, तो मैं समझा चुका ना ये चीज तो आपको कि क्यों करते हैं, 24 आवर्स के अंदर वाला फंडा। अगर 24 आवर्स के अंदर आप गए डॉक्टर के पास तो डॉक्टर आपको टीटी सजेस्ट करता है, कोई डॉक्टर कहता है कि 3 to 4 डेज तक तो वो पैथोजन कुछ बिगाड़ ही नहीं पा रहा होता है, जनरली 5th 6th 7 डे तक ही कुछ बिगाड़ना शुरू करता है। तो आपके पास अभी 2 या 3 दिन है, अगर हम ज्यादा नंबर में एंटीजन भेज देंगे तो हो सकता है इम्यून सिस्टम प्रोवोक जल्दी हो जाए और वहां पर रिकॉग्निशन होते ही वहां पर क्या हो जाए, एंटीबॉडीज बनने लग जाए, तो पता चला अपनी ही एंटीबॉडी से काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपने कहा कि आपको 2 3 दिन 4 दिन हो गए हैं लगे हुए, तो फिर वो कहते हैं कि अब तो अपनी इम्यून सिस्टम की एंटीबॉडीज के भरोसे नहीं रहा जा सकता, तो फिर वो क्या लगा देते हैं, एटीएस लगा देते हैं। इसलिए तो बोलते हैं कि 24 आवर्स के अंदर पहुंच जाओ, 15-20 रुपए का काम है। अगर 24 आवर्स से लेट कर दिए तो 1500-1600 रुपए का काम है, क्योंकि टीटी जो होता है वो 10-15 रुपए का आता है, और जो एटीएस होता है वो बहुत महंगा आता है। समझ रहे ना बात को? तो ये बताया था मैंने कल से। चलिए, ये हो गया डिस्कशन। इसके बाद देखो कुछ डिजीज के नेम लिखे हैं नीचे, इनके सिर्फ आपको नेम याद रखने हैं, इनके बारे में डिटेल में कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि ऐसे तो डिजीजेस बहुत सारी हैं, हर डिजीज को कवर नहीं कर सकते अपने लेवल पर। एनसीईआरटी ने तो सिर्फ 2 डिजीज लिखी है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या है, एक ट्यूबरक्लोसिस है जिसको हम टीबी बोल देते हैं, हिंदी में तपेदिक रोग बोलते हैं, आप इंग्लिश ही याद रखो। इसके अलावा बूफिंग कफ होता है जिसको पर्टूसिस भी बोलते हैं। इसके अलावा एक कॉलेरा होता है, कॉलेरा जरूर याद रख सकते हो, कॉलेरा, कॉलेरा इसका हिंदी लिख सकते हो आप, कॉलेरा को ही हैजा बोलते हैं, क्योंकि कई बार रूरल एरियाज में कॉलेरा बहुत फैलता है, पूरा का पूरा पता चला विलेज अफेक्टेड हो जाता है कॉलेरा से, क्योंकि ये भी रूट बनता है यहाँ पर फीकल ओरल रूट। तो पता चला कि वो पॉन्ड से पानी पीते हैं सब लोग, पता चला पॉन्ड का जो वाटर है वो क्या हो रखा है, कंटेमिनेटेड हो रखा है। बताओ एक साथ सबके सब बीमार पड़ जाएंगे कि नहीं पड़ जाएंगे? तो इसमें होता क्या है, इसमें सभी लोगों को वॉमिटिंग हो रही होती है, वॉमिटिंग हो रही होती है। इसके अलावा आप कह सकते हो डायरिया की प्रॉब्लम बन जाती है, सभी लोगों को डायरिया हो रहा है, लूज मोशंस वगैरह, पता चला पूरा का पूरा गांव हो गया अफेक्टेड, सबको वॉमिटिंग हुई जा रही है, डायरिया हो रहा है, लूज मोशंस चल रहे हैं। अब बताओ अगर किसी पर्सन को कॉलेरा हो रखा होगा, वॉमिटिंग या डायरिया जैसी कंडीशंस बनी होगी, इसका मतलब वाटर एंड सॉल्ट का लॉस हो रहा होगा। तो फिर यहाँ पर डॉक्टर क्या सजेस्ट करते हैं, ओआरएस, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, इलेक्ट्रॉल वगैरह जो आते हैं ना, ओआरएस, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, तो वो आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप ओआरएस वगैरह ले लेते हो, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, तो उसमें क्या होते हैं, सॉल्ट्स वगैरह होते हैं, तो बॉडी में जो सॉल्ट्स की कमी हो गई होती है वॉमिटिंग और डायरिया की वजह से, वो सॉल्ट्स क्या हो जाते हैं, कंपनसेट हो सकते हैं यहाँ पे। ओआरएस कब दिया जाता है, जब इस तरह की कोई डिजीज हो जिसमें वॉमिटिंग हो रही हो, डायरिया हो रहा हो, तब जाकर के दिया जाता है। तो जिस दिन आपको लूज मोशन लगता है उस दिन बोलते हैं ना लोग, इलेक्ट्रॉल पी लो, ताकि सॉल्ट्स की क्या हो जाए, रिकवरी हो जाए। ठीक है, चलिए, इसके अलावा लेप्रोसी, इसको बोलते हैं कुष्ठ रोग, इसी में तो पूरी बॉडी पर व्हाइट व्हाइट स्पॉट्स पड़ जाते हैं, लेप्रोसी। इसके अलावा प्लेग तो अपन पढ़ ही चुके, तो ये नेम याद रखने, डिटेल में नहीं जाना है। चलिए अब आते हैं सम वायरल डिजीजेस, कुछ वायरल डिजीजेस पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले कॉमन कोल्ड, जो कि सबसे कॉमन होती है, कॉमन कोल्ड। तो कॉमन कोल्ड के लिए होते हैं वायरसेस रिस्पॉन्सिबल, और वायरसेस भी कौन से, राइनो वायरसेस, राइनो वायरसेस होते हैं। ठीक है, राइनो वायरसेस जो है, राइनो वायरसेस वो एक ग्रुप है, मतलब बहुत सारे ऐसे वायरसेस है जो आपको कॉमन कोल्ड कर सकते हैं, मतलब एक ग्रुप है पूरा का पूरा, उसमें से कभी कोई कर रहा होता है, कभी कोई कर रहा होता है, ग्रुप है पूरा का पूरा, तभी तो इतना कॉमन हो गया कि पता चला कभी कोई कर रहा है, कभी कोई कर रहा है, ग्रुप है क्योंकि उसमें बहुत सारे वायरस है, इस वजह से।
तो याद रखना कॉमन कोल्ड किससे होता है, राइनो वायरस से। और इसमें एक पॉइंट भी लिखा है, वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन एलिमेंट्स, एलिमेंट्स मतलब डिजीजेस, डिसऑर्डर्स। तो अगर आप अभी लिस्ट बनाओगे ना कि आपको लाइफ में अभी तक कौन कौन सी डिजीज हुई है, तो आप देखना बार बार आप लिखोगे कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड, कई बार हो चुका होगा। तो इस वजह से क्या है, बहुत कॉमन है ना, तो इसलिए लिखते वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस एलिमेंट्स। और आगे लिखा है कि ये होता कैसे है, तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था ना, जैसे निमोनिया होता है वैसे ही कॉमन कोल्ड होता है। तो यहाँ पर पूरा फंडा किसका होता है, ड्रॉपलेट या फिर एरोसोल इन्फेक्शन वाला ही होता है। तो जैसा फंडा निमोनिया का है वैसा ही कॉमन कोल्ड का होता है, तो अब अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो लिखा भी है, ट्रांसमिट थ्रू ड्रॉपलेट रिजल्टिंग फ्रॉम कफ कॉमा स्नीज एटसेट्रा। तो पूरा का पूरा वही फंडा होता है। तो आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख भी सकते हो ड्रॉपलेट और एरोसोल इन्फेक्शन, ताकि आपको सारी चीजें याद आ जाए जो भी मैंने आपको वहां पर समझाई थी। आगे क्या है बात कि रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर करेंगे ये वायरसेस। मैंने क्या बोला था, कुछ पैथोजन ऐसे होते हैं जो बहुत अंदर तक चले जाते हैं, एल्वुलाई तक चले गए थे, जैसे निमोनिया के पैथोजन। लेकिन कॉमन कोल्ड के जो पैथोजन है, जो वायरसेस है, वो उतना अंदर नहीं जा पाते, और ये सबसे अच्छी चीज है। सबसे अच्छी चीज है क्यों, क्योंकि ये जो पैथोजेंस होते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा आप कह सकते हो कि ट्रैकिया तक पहुंच पाते हैं, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वुलाई तक ही पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो इसका मतलब ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या पैसेज को क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। और ये अच्छी बात है क्यों, क्योंकि मेनली जो ब्रीदिंग करते हैं हम, रेस्पिरेशन करते हैं, उसमें तो एल्वुलाई, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स ही इन्वॉल्व होती है। यानी अगर वो इन्वॉल्व नहीं है तो आपको ब्रीदिंग में दिक्कत नहीं आने वाली। और उसमें दिक्कत नहीं आने वाली मतलब ऑक्सीजन और CO2 वाला जो फंडा है डिस्टर्ब नहीं होगा, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन प्रॉपर बना रहेगा। अगर ये एल्वुलाई तक को अफेक्ट कर रहा होता, तो फिर तो आपको जब भी कॉमन कोल्ड होता, हो सकता था कि आपको आईसीयू में जाना पड़ जाता। समझ रहे हैं बात को, तो बड़ी दिक्कत हो जाती। तो ये बहुत अच्छी चीज रही कि निमोनिया तो क्या करता है, एल्वुलाई तक को अफेक्ट कर देता है, लेकिन कॉमन कोल्ड में अपर रेस्पिरेटरी पैसेज अफेक्ट होता है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो अफेक्टेड नहीं होता। और इसी वजह से आपको मैंने वहां भी बोला था कि जैसे एलर्जी में बात की है, एजमा वो थी सीवियर है, किसके कंपेयर में, हे फीवर है। हे फीवर में क्या होता है, अपर रेस्पिरेटरी अफेक्टेड होता है, जबकि ब्रोंकियल एजमा में लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अफेक्ट होता है। समझ रहे हैं ना बात को, तो थोड़ा ध्यान रखें। देखो लिखा भी है, इनफेक्ट नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स। लंग्स अफेक्टेड नहीं होते, और ये सबसे अच्छी बात है कॉमन कोल्ड की। आगे लिखा है कि इसके सिम्टम्स, सिम्टम्स सबको मालूम है क्योंकि सबको हो रखा है। तो इसमें एक सिम्टम होता है नेजल कंजेशन, बंद नाक, नाक बंद हो जाती है क्योंकि म्यूकस भरा होता है ज्यादा, इस वजह से नाक कैसी होती है, बंद होती है, नेजल कंजेशन। इसके अलावा एंड डिस्चार्ज, म्यूकस बाहर आने को उतारू होता है, बाहर आना चाहता है म्यूकस, है ना, बार बार उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है तो वो नीचे आ रहा होता है, हम सक्शन प्रेशर क्रिएट कर रहे होते हैं, वो ऊपर जा रहा होता है। तो ये फंडा यहाँ पर चलता रहता है, इसको बोलते हैं नेजल डिस्चार्ज, मतलब नाक का बहना जिसको बोला जाता है। इसके अलावा सॉर थ्रोट, मतलब गले में खराश, गले में क्या आ जाती है, खराश आ जाती है ना। इसके अलावा आप कह सकते हो हॉर्सनेस, हॉर्सनेस मतलब गला जो है वो बैठ जाता है, मतलब आपकी आवाज जो है वो बैठी बैठी लगती है ना। जैसे आप होता है ना, कई बार आपको कॉमन कोल्ड हो और आप घर पर फोन पर बात करो ना, तो फोन पर ही समझ जाता है सामने वाले कि आज क्या जुकाम हो रखा है क्या, ऐसे बोल देते हैं वो। तो मतलब सबको समझ में आ जाता, अपन को खुद समझ में नहीं आता, लेकिन सामने वाला तुरंत समझ जाता है कि आज इसका गला सही नहीं, तो उसको बोलते हैं हॉर्सनेस, है ना। इसके अलावा कफ, खांसी आती है, सबको मालूम है। हेडेक, सिर दर्द होता है, सबको मालूम है। और टायर्डनेस, ये सबसे बुरी चीज है, बहुत अजीब सी थकान होती है पूरे दिन में, तो ये टायर्डनेस बड़ी बुरी चीज है यहाँ पर। तो यहाँ पर टायर्डनेस यानी कि थकान भी होती है। लेकिन एक अच्छी बात है कि अपने आप ही सही हो जाते हैं, मतलब आपको ट्रीटमेंट लेने की कोई खास जरूरत नहीं होती है, 3 to 7 डेज में अपने आप ही क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो अगर हम डॉक्टर के पास जा भी होते तो डॉक्टर के पास भी कॉमन कोल्ड का कोई ट्रीटमेंट नहीं है एक्चुअली, कॉमन कोल्ड का कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं है। वो करते क्या है, वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। आपने बोला सिर दर्द हो रहा, डिस्प्रिन लिख दिया। आपने बोला फीवर हो रहा, पैरासीटामोल डोलो वगैरह लिख दी, है ना। और हो सकता है कि आपको कहें कि नींद भी दिक्कत हो रही है, चलो सेट्रिजिन भी लिख देते हैं, अगर एलर्जी होगी वो भी सही हो जाएगी, और बढ़िया नींद आएगी, रेस्ट करेगा, सही हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को, तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है कि आप सोचो कॉमन कोल्ड का कोई ट्रीटमेंट होता हो, नहीं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है, याद रखना है। चलिए ये तो हो गया कॉमन कोल्ड का फंडा। अब बात करते हैं चिकनगुनिया की। आपको मालूम है चिकनगुनिया, डेंगू, ये न्यूज पेपर्स में आजकल खूब सुनने को मिलते हैं, यहाँ चिकनगुनिया फैल गया, यहाँ डेंगू फैल गया, ये बहुत कॉमन होते जा रहा है। ये भी दोनों कैसी डिजीज है, वायरल। तो चिकनगुनिया होता है चिकनगुनिया वायरस से, जिसमें होता है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA,
ऐसा पढ़ा होगा आपने वायरसेस में कि कभी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, कभी डबल स्टैंडर्ड आरएनए, कभी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, कभी डबल स्टैंडर्ड डीएनए, इस तरह से। तो याद रखना इसका वेक्टर होता है एडीज एजिप्टाई मॉस्किटो। देखो मॉस्किटो से बहुत सारी डिजीज होती है, मलेरिया होता है, डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है, फाइलेरियासिस होता है, लेकिन हर के लिए अलग अलग क्या है मॉस्किटोज, मतलब सॉरी हाँ वेक्टर अलग अलग है। जैसे आप बात कैसे हो डेंगू और चिकनगुनिया के लिए एडीज मॉस्किटो रिस्पॉन्सिबल होता है, फाइलेरियासिस के लिए मेनली क्यूलेक्स रिस्पॉन्सिबल होता है, और अगर मलेरिया की बात की है तो मेनली या हमेशा एनाफ्लीज मॉस्किटो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यानी आप कह सकते हो कि अलग अलग फीवर जो आ रहे हैं हमें मलेरिया मॉस्किटो के बाइट करने पर, वो अलग अलग मॉस्किटो की वजह से अलग अलग डिजीज हो रही है। तो यहाँ पर डेंगू और चिकनगुनिया में कौन है वेक्टर, एडीज एजिप्टाई मॉस्किटो। थोड़ा सा बड़ा सा मॉस्किटो होता है और उस पर स्ट्रिप्स दिखाई देती है, टाइगर मॉस्किटो भी बोल देते हैं कुछ लोग, कि जैसे टाइगर की बॉडी पर स्ट्रिप्स दिखती है ना, वैसे यहाँ पर भी स्ट्रिप्स दिखाई देती है, इसलिए बोलते हैं टाइगर मॉस्किटो। तो बड़ा होता है साइज इसका, है ना, देखा भी होगा कई बार मॉस्किटो, कुछ बड़े मॉस्किटो आ जाते हैं घर में, है ना। तो याद रखिएगा। अब इसके सिम्टम्स कोई खास नहीं है, फीवर होता है, जॉइंट्स में पेन होता है, और लिम्फोएडिनोपैथी हो जाती है। लिम्फोएडिनोपैथी मतलब स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड्स। तो लिम्फोएडिनोपैथी का मतलब क्या है, स्वेलिंग होती है किसमें, लिम्फ नोड्स में। आगे बात करते हैं डेंगू फीवर। डेंगू फीवर को बोलते हैं ब्रेकबोन फीवर। ब्रेकबोन फीवर मतलब कि यहाँ पर हड्डी तोड़ बुखार बोला जाता है इसको। इतना बुखार आता है ऐसा, इसमें इतना पेन होता है बोन्स वगैरह में कि ऐसा लगता है कि जैसे बोन्स जो है वो ब्रेक हो रही है, टूट रही है। इसको बोलते हैं हड्डी तोड़ बुखार, ब्रेक बोन फीवर, याद रखिएगा। आगे देखिए, तो इसका वायरस है फ्लैवी आर्बो वायरस, और इसका वेक्टर क्या है, एडीज एजिप्टाई मॉस्किटो। इसके सिम्टम्स क्या क्या है, फीवर होता है, सीवियर फ्रंटल हेडेक, मतलब आगे आने वाले जो आगे वाला पार्ट होता है ना हेड का, यहाँ पर ज्यादा दर्द होता है, सीवियर फ्रंटल हेडेक। इसके अलावा मसल में पेन होता है, जॉइंट्स में पेन होता है, ऑब्वियसली बात है ब्रेक बोन फीवर बोल रहा हूं तो बोन्स में तो एक तरह से पेन होना ही होना है। इसके अलावा ब्लीडिंग भी होती है कुछ लोगों में, नोज से, गम से, मसूड़ों से, है ना, ब्लीडिंग भी हो जाती है कुछ लोगों को। नहीं सेम ही है, डेंगू में होने वाले फीवर को डेंगू फीवर बोल देते हो, वही है, हाँ वही है सब। आगे देखो बात करते हैं हेपेटाइटिस बी की। तो देखिए हेपेटाइटिस बी की बात करो। देखो हेपेटाइटिस जो है वो कई तरह का होता है, हेपेटाइटिस कई तरह का है। जैसे आप बोल सकते हो ए टाइप का भी है, बी टाइप का भी है, सी टाइप का भी है, डी टाइप का भी है, ई टाइप का भी है। तो आप कहीं पर हेपेटाइटिस ए का फंडा लिख दो पहले, कहीं पर भी टॉप पर या नीचे इसी टेबल के, हेपेटाइटिस ए। हालांकि ये हमको डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये जो हेपेटाइटिस ए होता है, ये होता है हेपेटाइटिस ए वायरस, मतलब HAV से। और ये आता है किससे, फीकल ओरल रूट से। फीकल ओरल रूट से मतलब आप कह सकते हो कि कंटेमिनेटेड जो फूड एंड वाटर होता है, उससे क्या होता है, हेपेटाइटिस ए होता है। ठीक है, इतना सा याद रखो। हेपेटाइटिस ए के बारे में दो बातें हैं, किससे होता है, हेपेटाइटिस ए वायरस से होता है, और उसमें कौन सा रूट इन्वॉल्व है, फीकल ओरल रूट इन्वॉल्व। ठीक है, लेकिन अब डिटेल में अपन किसके बारे में पढ़ना है, हेपेटाइटिस बी के बारे में। तो अब ये पढ़ते हैं एक्चुअल में क्या है कि हर हेपेटाइटिस अपने आप में अलग अलग है। ये होता है हेपेटाइटिस ए वायरस से, वो होता है हेपेटाइटिस बी वायरस से, होता है हेपेटाइटिस सी वायरस से, होता है हेपेटाइटिस डी वायरस से, और ये होता है हेपेटाइटिस ई वायरस, अलग अलग। लेकिन अपन को सिर्फ दो के बारे में पता होना चाहिए, हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस बी, और मेनली अपन को हेपेटाइटिस बी के बारे में, क्योंकि एनसीईआरटी में टर्म जो आया है वो हेपेटाइटिस बी आया है, बहुत सीवियर होती है। तो हेपेटाइटिस बी होता है हेपेटाइटिस बी वायरस से। किससे होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस से। अब इसका रूट जो है ना वो फीकल ओरल रूट नहीं है, इसके अलग अलग रूट है। जैसे इसके लिए एक रूट है सेक्सुअल रूट, इसके लिए क्या रूट है, सेक्सुअल रूट। तो देखिए सेक्सुअल रूट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि एक पर्सन है जिसको कि हेपेटाइटिस बी हो रखा है, और ये मान लो मेल है या फिर फीमेल भी हो सकती है, और मान लो एक पर्सन है जो कि हेल्दी है, और मान लो फीमेल है, और इनके बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स से क्या हो सकता है कि जो HPV है ना, वो इस इन्फेक्टेड पर्सन से किस में जा सकते हैं, हेल्दी पर्सन में जा सकते हैं। तो यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू अगर कोई डिजीज ट्रांसमिट हो रही होती है, तो उस रूट को अपन क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रूट। और इस तरह की डिजीज को अपन बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, यानी STDs, जिनके लिए हम टर्म यूज करते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, यानी STIs। समझ रहे हैं ना बात को। तो ये फंडा थोड़ा सा याद रखना। सेक्सुअल रूट के अलावा यहाँ पर पेरेंटल रूट भी होता है, पेरेंटल रूट। तो जहां लिखा है ना पेरेंटल रूट, उसके ब्रैकेट में लिख देना ब्लड कॉन्टैक्ट। पेरेंटल रूट का मतलब क्या होता है, ब्लड कॉन्टैक्ट।
यानी अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन है, जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि ब्लड कांटेक्ट कैसे होता है, ब्लड कांटेक्ट, जैसे मान लीजिए एक पर्सन है जो कि इन्फेक्टेड है, ये इन्फेक्टेड है, और एक पर्सन है जो कि अभी हेल्दी है, इसको अभी हेपेटाइटिस बी नहीं हो रखा है। अब अचानक से इस हेल्दी पर्सन का किसी दिन एक्सीडेंट हो गया और काफी ज्यादा ब्लड बाहर निकल गया, लॉस हो गया। अब ऑब्वियस सी बात है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना होगा, वैसे बचाना है। तो अब पता चला इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया गया और ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया गया गलती से एक ऐसे पर्सन का जिसको कि क्या हो रखा था, हेपेटाइटिस बी हो रखा था। तो जब इस इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड इसके ब्लड के कांटेक्ट में आएगा तो आप उसे क्या बोलते हो, ब्लड कांटेक्ट या फिर पैरेंटल रूट। और अगर ऐसा हो गया तो अगर इसको हेपेटाइटिस बी हो रखा था तो इसको भी क्या हो जाएगा, हेपेटाइटिस बी हो जाएगा, क्योंकि जो वायरसेस मिलते हैं ना वो ब्लड में मिलते हैं, तो ब्लड के बहाने चले गए ना वो दूसरी बॉडी, ऐसा आप कह सकते हो। क्लियर। इसके अलावा प्लेसेंटल रूट से भी जाता है, प्लेसेंटल रूट से, कि पता चला मदर को हेपेटाइटिस बी हो रखा है और वो अभी प्रेग्नेंट है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हेपेटाइटिस बी वायरस होता है ना, वो प्लेसेंटा से भी क्रॉस करते हुए जा सकता है, किसमें, फीटस में। तो कई बार फीटस में प्लेसेंटा से होते हुए पहुंच जाता है हेपेटाइटिस बी वायरस, हर वायरस नहीं पहुंचता। हेपेटाइटिस बी वायरस पहुंच जाता है, एचआईवी पहुंच जाता है, ये कुछ ही वायरसेस क्रॉस कर पाते हैं प्लेसेंटा को, इसलिए यहाँ लिखा है कैन क्रॉस प्लेसेंटा, यानी प्लेसेंटा को भी क्या कर सकता है, क्रॉस कर सकता है। तो अगर मदर हेपेटाइटिस बी हुई से उससे अफेक्टेड हुई तो जो फीटस है वो भी क्या हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये सारी चीजें, तो लास्ट पॉइंट, लास्ट 2 पॉइंट्स देखिए। थर्ड पॉइंट में लिखा है ट्रांसमिट थ्रू पैरेंटल एंड सेक्सुअल रूट, और फोर्थ पॉइंट में लिखा है कैन क्रॉस प्लेसेंटा। सेकंड पॉइंट में मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ कि इसकी वैक्सीन जो होती है रिकॉम्बिनेंट एंटीजन वैक्सीन होती है, जैसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से बनाते हैं, वो सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। आगे देखिए इसमें हो क्या जाता है, देखिए कोई भी हेपेटाइटिस हो, चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, ई हो, कोई भी हेपेटाइटिस हो, नाम ही हेपेटाइटिस है, ITIS लग गया, स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन, और हिपेटिक मतलब लीवर, तो यहाँ पर लीवर अफेक्ट करते हैं ये सब वायरसेस। तो आपका लीवर क्या होने लग जाता है, अफेक्टेड होने लग जाता है। और अगर लीवर अफेक्टेड होता है तो फिर तो जॉन्डिस लाइक सिम्टम्स आते हैं। जॉन्डिस मतलब पीलिया, यानी आपकी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स येलोइश हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि आपके ब्लड में बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन नेम के जो पिगमेंट्स है उनका लेवल बढ़ गया। बात समझ में आ गई ना, तो यहाँ पर जॉन्डिस हो जाता है। अब लीवर डैमेज हो रहा है, बताओ लीवर डैमेज होना कोई अच्छी बात थोड़ी ना है, बायोकेमिकल फैक्ट्री है वो पूरी की पूरी, अगर वो डैमेज होगी तो डेथ की तरफ ही जा रहा है धीमे धीमे। और हेपेटाइटिस बी का तो कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है, यानी अगर एक बार हो गया तो बस हो ही गया, धीमे 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 लीवर डैमेज होता जाएगा और आप डेथ की तरफ बढ़ते चले जाओगे, है ना। बाकी का तो है भी ट्रीटमेंट, हेपेटाइटिस बी का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसलिए खतरनाक हो जाती है। एचआईवी भी खतरनाक है और ये भी खतरनाक है। क्यों करोगे इतनी चीज के लिए, क्योंकि जब तक खराब होगा जब तक तो आपकी लाइफ ही निकल जाएगी। समझ रहे बात, ट्रांसप्लांटेशन तब करते जब प्रेजेंट में कोई चीज नहीं हो रही, आगे की प्लानिंग नहीं करते अपन। अपन को मालूम है कि 10-15 साल तक तो चलेगा अभी, लीवर जल्दी भी खराब नहीं हो जाता क्योंकि लीवर में रीजनरेशन पावर अच्छी है, तो इसलिए दिक्कत नहीं होती है ना। तो इसमें ट्रांसप्लांटेशन इतनी जल्दी सजेस्ट नहीं किया जाता, वो तो जब पूरा हो जाए और लाइफ लगे कि अभी भी बची हुई है तो फिर प्लान कर सकते, पूरा खराब तो होने दो पहले ऐसे। देखिए लिखा है सम अदर वायरल डिजीजेस, कुछ और भी हैं जैसे पोलियो, पोलियो माइलाइटिस भी बोलते हैं, इन्फ्लुएंजा हो गया, मीजल्स हो गई, चिकन पॉक्स हो गया, मम्स हो गया, रेबीज हो गया, सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम हो गया, स्वाइन फ्लू हो गया, कोविड-19 हो गया, ये सब कैसी डिजीज हैं, वायरल डिजीज हैं, इनके नेम आपको याद रखने होंगे। आगे आ जाइए, अब मलेरिया के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट आ जाइए, टेबल टेबल की बात कर लेते हैं। सम प्रोटोजोआन डिजीजेस पढ़ते हैं। तो देखिए इसमें एक लिखी हुई है अमीबियासिस। अब देखो ये चीज पढ़ चुके हैं अभी अभी, अभी थोड़ी देर पहले डिसेंट्री पढ़ी थी ना, बैक्टीरियल डिसेंट्री, सिजेलोसिस, बस वही डिसेंट्री दूसरी आ गई यहाँ पे। सारी चीजें सेम है, बस पैथोजन बदल गया। वहां पैथोजन था सिजेला डिसेंट्रियाई, यहाँ पैथोजन है एंट अमीबा हिस्टोलाइट का। मतलब वहां था बैक्टीरिया, यहाँ है प्रोटोजोन, तो वो हो गई बैक्टीरियल डिसेंट्री, ये हो गई प्रोटोजोन डिसेंट्री। तो क्या बोलते हैं इसीलिए अमीबिक डिसेंट्री, क्या बोलते हैं इसको, अमीबिक डिसेंट्री। क्यों, क्योंकि एंट अमीबा हिस्टोलाइट से हो रही है। तो देखो यहाँ पर पैथोजन क्या लिखा है, एंट अमीबा हिस्टोलाइट का। अच्छा, एंट अमीबा हिस्टोलाइट के बारे में आपने प्रोटोजोआ में पढ़ा होगा कि इट इज अ पैरासाइट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ये कहाँ मिलता है, लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब अगर अपनी बॉडी में आप देखना चाहो तो लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली आपको देखने को मिलेगा। बाकी देखो लास्ट पॉइंट सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, स्प्रेड्स थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। ऑब्वियस सी बात है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, कोई भी डिसेंट्री होगी वो फीकल ओरल रूट से होगी। थोड़ा फीकल ओरल रूट के बारे में बात आ गई ना, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर,
और फीकल ओरल रूट होता है तो हाउस फ्लाई इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। तो सेकंड लास्ट पॉइंट देखो क्या लिखा है, हाउस फ्लाइज एक्ट एज मैकेनिकल कैरियर्स। मैकेनिकल कैरियर्स भी एक तरह से वेक्टर होते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो आपको तब समझ में आएगा जब मैं आपको मलेरिया पढ़ाऊंगा। तो अभी याद रख लो बस कि मैकेनिकल कैरियर का काम लगभग लगभग वेक्टर जैसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या होता है वो जब मैं मलेरिया पढ़ाऊंगा कंपेयर करूंगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ गई ना? तो मतलब आप कह सकते हो कि हाउस फ्लाई भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वेक्टर की तरह काम करती है, लेकिन बोला क्या जाता है मैकेनिकल कैरियर्स। आगे देखो इसके सिम्टम्स लिखे हैं, तो सबको मालूम है सिम्टम्स में क्या होगा। सबसे पहले तो फीकल मैटर में क्या आएगा, म्यूकस आएगा और ब्लड आएगा। तो देखो लास्ट में थर्ड थर्ड नंबर का पॉइंट जो है लिखा है, स्टूल्स विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स। ब्लड क्लॉट्स इसलिए बोलते हैं कि ब्लड वो फ्रेश नहीं होता ना, वो तो कहीं ना कहीं क्लॉटिंग हो चुकी होती है उसकी, क्योंकि ब्लड थोड़ी ना वहां पर लिक्विड फॉर्म में आएगा वो। आगे लिखा है कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्प्स। क्रैम्प्स का मतलब क्या होता है, ऐंठन, है ना, ऐंठन होने लग जाती है पेट में। मसल्स जो है एब्डोमिनल मसल्स जो है ना उनमें ऐंठन होने लग जाती है, उसको बोलते हैं अपन क्रैम्प्स, मतलब मरोड़ने लग जाता है, अजीब सा लगता है यहाँ पर, है ना। इसके अलावा पैरासाइट वाला पॉइंट तो मैंने आपको बता ही दिया। तो बस आप तो डिसेंट्री वर्ड याद रखो, चाहे वो डिसेंट्री हो चाहे ये डिसेंट्री, बस पैथोजन का डिफरेंस है, वैसा कोई खास डिफरेंस दोनों में है नहीं है। चलिए अब आ जाते हैं सम हेलमिंथिक डिजीजेस। तो देखिए इसमें सबसे पहले है एस्कैरियासिस। एस्कैरियासिस होती है एस्कैरिस नेम के एक एस्केलमेंट से, और जिसको अपन बोलते हैं कॉमन राउंड वर्म। अब देखिए एस्केरिस जो है ये भी अपने इंटेस्टाइन का ही पैरासाइट होता है, जनरली स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है। यानी अगर आप कभी एस्केरिस को देखना चाहो अपनी बॉडी में, एडल्ट स्टेज देखना चाहो, तो वो आपको देखने को मिलेगी स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इसलिए लिखा हुआ है इंटेस्टाइनल पैरासाइट, तो आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख भी सकते हो स्मॉल, मेनली कहां पर, स्मॉल में। अब देखो इसका फंडा क्या होता है, आप तो सीधा एक वर्ड लिख दो, जो एस्कैरियासिस भी होता है वो कौन से रूट से होता है, फीकल ओरल रूट से ही होता है। सिंपल सा लिख दो फीकल ओरल रूट। बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जो पर्सन इन्फेक्टेड होगा ना, जिसको एस्कैरियासिस हो रखा है, जब वो उसका फीकल मैटर बाहर आएगा तो उस फीकल मैटर में अब बैक्टीरिया नहीं है, अब वहां पर हेलमिंथ भी नहीं है पूरा, अब उस हेलमिंथ के क्या है, एग्स है। बस इतना सा डिफरेंस हो जाता है। तो होता क्या है कि अभी मैंने आपको बताया ना कि जो एस्कैरिस है वो कहाँ मिलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो मेल एस्कैरिस भी फीमेल एस्कैरिस भी दोनों ही एस्कैरिस वहां होते हैं। रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन के बाद एग्स का प्रोडक्शन होता है। अब बताओ वो एग्स किसके साथ बाहर आएंगे, फीकल मैटर के साथ बाहर आएंगे। तो जब भी इन्फेक्टेड पर्सन फीकल मैटर एडजस्ट करता है, उस फीकल मैटर में क्या जाते हैं बाहर, एग्स आ जाते हैं। अब बाकी वही पूरा का पूरा फंडा पता चला, इस फीकल मैटर ने इन्फेक्ट कर दिया फूड एंड वाटर को। किसके फूड एंड वाटर को, एक हेल्दी पर्सन के फूड एंड वाटर को। बताओ अब उसकी बॉडी में भी तो क्या एंटर कर जाएंगे, एग्स एंटर कर जाएंगे कि नहीं कर जाएंगे। और अगर एग्स एंटर कर गए तो ये एग्स सीधे कहाँ पहुंचते हैं, फिर से इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं। और वहां पर इन एग्स से क्या निकलते हैं, लार्वा निकलते हैं। और वही लार्वा एक लाइफ साइकिल पूरा करते हैं, लाइफ साइकिल भी बड़ी इनकी कॉम्प्लिकेटेड है, ये पूरी बॉडी में घूमते हैं। पता चला पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में लार्वा बने, वहां से पहुंचते हैं ब्लड में, ब्लड से पहुंचते हैं लंग्स में, लंग्स से पहुंच जाते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से पहुंच जाते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, और फिर ये पहुंचते हैं वापस कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इनकी पूरी की पूरी लाइफ साइकिल चलती है। मतलब वहां तो पहुंचे एग्स, एग्स से क्या बने, लार्वा, और फिर ये घूमते हैं पूरी बॉडी में, और घूम करके जब आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में तो वापस क्या बन जाते हैं, एडल्ट बन जाते हैं। बताओ जिसके अंदर एडल्ट बन गया उसको भी तो एस्कैरियोसिस हो गया एक तरीके से। समझ में आ रही है ना? तो यहाँ पर ये फंडा बनता है, बस इतना सा ध्यान रखना कि होता तो वही फीकल ओरल रूट है, बस फर्क क्या है कि अब यहाँ पर क्या आते हैं, एग्स आते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, लास्ट पॉइंट पर, सबसे पहले लिखा है eggs of the parasite excreted along with the feces of infected person which contaminate soil, water, plants, etc. अब यहाँ ये soil, water, plants क्यों लिखा, थोड़ा समझना बात को। क्या होता है जनरली, जैसे मान लीजिए कि अगर ये फीकल मैटर जो इन्फेक्टेड पर्सन का है, अगर ये प्रॉपर टॉयलेट वगैरह में पास किया गया तो कोई दिक्कत नहीं, डिस्पोजल हो जाएगा इसका प्रॉपर। लेकिन आपको मालूम है रूरल एरियाज में, है ना, जो मैंने आपको बताया था कि पता चला फीकल मैटर ओपन में एडजस्ट कर दिया गया। अब ये फीकल मैटर कहाँ पड़ा होगा, किसी सॉइल में ही तो पड़ा होगा। अब फीकल मैटर तो बायोडिग्रेडेबल है, थोड़े टाइम बाद वो खत्म हो जाएगा, लेकिन एग्स तो वही बने रहेंगे। यानी आप कह सकते हो कि जो एग्स अभी फीकल मैटर के साथ थे वो किस में मिक्स हो जाएंगे, सॉइल में मिक्स हो जाएंगे। अब पता चला वहां किसी फार्मर का वो एग्रीकल्चरल फील्ड था, वहां पर फार्मर ने क्या कर दी, एग्रीकल्चरिंग कर दी, इस चीज की, पता चला कैरेट, पता चला रेडिस, गाजर मूली लगा दी, या पता चला पोटैटो लगा दिए, वो होंगे सब, और ये बने रहेंगे उसी सॉइल में क्या, एक्स। पता चला कैरेट हो गई, या फिर एक तरह से कह सकते हो कि रेडिस हो गई, या फिर पोटैटो हो गए। फार्मर ने ये सब निकाले और मार्केट में जाकर के बेच दिए।
अब कैरेट, पोटैटो और ये सब चीजें जो है ये मार्केट में बिक रही हैं। इतने में आप लेने के लिए पहुंच गए, आपने कैरेट ले लिया, रेडिश ले लिया, पोटैटो ले लिया, सब ले लिया, घर पे पहुंच गए उठा करके। अब आपको लाल लाल गाजर दिखाई दे रही है, आपका मन कर गया कि खाई जाए, और आपने थोड़ा जल्दी कर दी, आपने उसको प्रॉपर वॉश नहीं किया, और आपने क्या किया, उठाई रेडिश और खाना स्टार्ट कर दी। बताओ, आपने प्रॉपर वॉश नहीं की, फार्मर ने भी उतनी प्रॉपर वॉश नहीं की होगी, उस पर सॉइल चिपकी होगी, थोड़ी बहुत की नहीं चिपकी होगी। सॉइल में क्या होते हैं, एग्स हो सकते हैं, बताओ एग्स उस पर चिपके हुए हैं, वो एग्स आप खा रहे हो, आपकी बॉडी में एग्स पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे। तो ऐसा भी होता है, इसलिए लिखा है सॉइल को अफेक्ट कर सकते हैं, इन्फेक्ट कर सकते हैं, बॉडी को कर सकते हैं। इसके अलावा प्लांट्स को भी कर सकते हैं, सब प्लांट्स ही तो हो गए ना, उनकी रूट को अफेक्ट करना मतलब क्या हुआ, प्लांट्स भी हो गया ना, इस तरह से। इसलिए बोला जाता है कि हमें इन वेजिटेबल्स को प्रॉपर वॉश करके खाना चाहिए, ठीक है। नहीं नहीं होते, वही तो एडाप्टेशन है ना, वही एडाप्टेशन है। आप अगर मान लो कि अगर कोई चीज कर पा रही है डिजीज का मतलब उसके पास एडाप्टेशन है, ठीक है। आगे देखो इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। इंटरनल ब्लीडिंग, आपको मालूम है कोई भी एंडोपैरासाइट हो अगर वो बॉडी में रह रहा है तो उसके पास हुक, सकर्स, ये सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं ना जिससे वो अपने आप को अटैच करके रखता है इंटेस्टाइनल वॉल से। तो अटैचमेंट की वजह से वहां पर क्या होता है, थोड़ा बहुत ब्लड यूज आउट हो जाता है, और जब ब्लड यूज आउट होगा तो क्या होगी, इंटरनल ब्लीडिंग होगी। इसके अलावा मसल पेन होता है, यहाँ पर फीवर आता है। अच्छा, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड लॉस हो रहा है, तो एनीमिया जैसे सिम्टम्स भी आ जाते हैं लॉन्ग टर्म में, तो एनीमिया हो जाता है। लेकिन कई बार इतने ज्यादा नंबर में इस तरह से इकट्ठे हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में कि वो इंटेस्टाइनल पैसेज को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। तो कई बार ब्लॉकेज भी हो जाता है किसका, इंटेस्टाइनल पैसेज का। ये लीजिए, ये हो गया एस्कैरियासिस का वरना। क्या बेटा, बॉल से कैसे जोड़ते हैं एंडोपैरासाइट, बस वही रीजन है। आगे देखिए, हर चीज की पैथोजेनेसिटी नहीं समझ सकते बेटा, है ना, क्योंकि आप अगर एक सिम्टम के पीछे पढ़ना चाहो तो फिर आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। कि सिम्टम ऐसे नहीं आते, बॉडी में मल्टीपल इंटरेक्शंस होते हैं चीजों के बीच में, तब कोई सिम्टम आता है ना, तो वो नहीं पढ़ सकते। पर आगे देखिए, एलिफेंटियासिस की बात करते हैं। एलिफेंटियासिस को फाइलेरियासिस भी बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं हाथी पांव। होता क्या है कि जिन लोगों को फाइलेरियासिस या एलिफेंटियासिस हो जाता है, उनके जो लोअर लिम्स होते हैं ना, उनकी थिकनेस इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो ऐसे लगते हैं कि जैसे वो एलिफेंट्स के लिम्स हो। मतलब एलिफेंट्स के लिम्स होते हैं ना, बहुत ज्यादा थिक होते हैं, ऐसी उनके भी लिम्स क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा। तो आप देखो ना, नेक्स्ट पेज पर बना हुआ भी एक डायग्राम, लिखा हुआ डायग्राम शोइंग इन्फ्लेमेशन इन वन ऑफ द लोअर लिम्स ड्यू टू एलिफेंटियासिस। जिसको एलिफेंटियासिस हो रखा, आप देख लो उसका एक पैर, हालांकि एक लोअर लिम्ब बनाया है, दोनों भी हो सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर आप देखो एक लोअर लिम्ब की थिकनेस कितनी ज्यादा हो रखी है, ऐसा लग रहा है जैसे एलिफेंट का लिम्ब हो, इस वजह से। तो अब यहाँ देखो, ये होता किससे है, ये होता है बुचेरेरिया से। बुचेरेरिया भी तो आपने हेलमेट से पढ़े होंगे। तो बुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई, बुचेरेरिया मलाई, ये सब क्या होती है, स्पीसीज होती है जो कॉज करती है। अब ये होता कब है, होता ऐसे है कि जैसे मान लो एक पर्सन है जिसको एलिफेंटियासिस हो रखा है, और एक दूसरा पर्सन है जिसको एलिफेंटियासिस नहीं हो रखा। ये मान लो कैसा पर्सन है, इन्फेक्टेड पर्सन है। ये मान लो कैसा पर्सन है, हेल्दी पर्सन है। अब पता क्या हुआ कि यहाँ पर बाइट करने आ गया क्यूलेक्स मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो होता है जनरली, लेकिन मेनली कौन होता है, क्यूलेक्स। तो यहाँ वेक्टर कौन होता है, वेक्टर कौन होता है, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, मेनली क्यूलेक्स। हर बार क्यूलेक्स तो जरूरी नहीं है। अब इसने बाइट कर लिया क्यूलेक्स ने, अब इसके बाद क्यूलेक्स ने बाइट कर लिया, तो बताओ इसकी बॉडी से ब्लड वगैरह गया है ना इसकी बॉडी में, तो बताओ वो पैथोजन यहाँ पहुंच गए। पता चला इसने बाइट कर लिया एक हेल्दी पर्सन, बताओ वो पैथोजन वहां भी पहुंच सकते हैं। समझ में आ गई ना बात। तो ये किससे होता है, बाइट करने से। किसके बाइट करने से, फीमेल मॉस्किटो। फीमेल मॉस्किटो में भी वो कौन, मेनली क्यूलेक्स। तो वहां ब्रैकेट में लिख देना मेनली क्यूलेक्स, मेनली क्यूलेक्स। लास्ट पॉइंट में देखो लिखा है ट्रांसमिटेड टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू द बाइट बाय द फीमेल मॉस्किटो वेक्टर्स, और ब्रैकेट में लिख देना मेनली क्यूलेक्स। अब बाकी देखो होता क्या है, बताओ जब एक मॉस्किटो बाइट करेगा, बताओ उसका कनेक्शन ब्लड से ही तो होता है। बताओ ये जो पैथोजन होता है बुचेरेरिया, ये कहाँ पहुंच जाता है, ब्लड में। अभी ब्लड में पहुंचा, ब्लड से टिश्यू फ्लूइड में पहुंच जाता है कई बार, और टिश्यू फ्लूइड से लिम्फ में पहुंच जाता है। लिम्फ कहाँ है, लिम्फेटिक वेसल में। तो लिम्फेटिक वेसल में घूमते रहते हैं। अब इनसे तो ये पूरी लिम्फेटिक वेसल में कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन इनकी कुछ फेवरेट साइट्स है जहां पर ये रुकना पसंद करते हैं, जहां ये लंबे टाइम तक बने रहना पसंद करते हैं। तो ये कहाँ की लिम्फेटिक वेसल्स है, जनरली लोअर लिम्स की। तो लोअर लिम्स में जो लिम्फेटिक वेसल्स है, वहां पर ये लंबे टाइम तक बने रहना पसंद करते हैं, मतलब वहां पर ये रहना पसंद करते हैं। तो वहां पर ये लंबे टाइम तक बने रहते हैं, और जब वहां बने रहते हैं तो धीमे धीमे वहां लिम्फेटिक वेसल्स में क्या कॉज करते हैं, इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं, स्वेलिंग कॉज करते हैं। तो धीमे धीमे जब लिम्फेटिक वेसल्स जो है लोअर लिम्स की, उनमें स्वेलिंग आएगी, तो वो स्वेलिंग कहीं ना कहीं आपको बाहर से भी तो दिखाई देगी। तो धीमे 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 लोअर लिम्स की जो थिकनेस है
वो क्या होती जाती है, बढ़ती चली जाती है। तो देखिए पहला पॉइंट यही लिखा है, स्लोली डेवलपिंग क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द ऑर्गन्स इन विच दे लाइव फॉर मैनी ईयर्स। और कौन सी है, नीचे लिखा है यूजुअली द लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्स। इसी वजह से लोअर लिम्स में अफेक्ट हमें ज्यादा दिखता है, और इसी वजह से हाथी पांव, एलिफेंटियासिस, ये टर्म्स है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कई बार ये, क्योंकि लोअर लिम्स के पास में ही जेनिटल ऑर्गन्स है, पेनिस वगैरह, तो कई बार वहां की जो लिम्फेटिक वेसल्स है उन्हें भी अफेक्ट कर देते हैं। तो क्या होता है कि वहां पर भी स्वेलिंग आ जाती है, और अगर वहां स्वेलिंग आ गई तो स्वेलिंग इतनी जल्दी सही होती नहीं है, पता चला कि जो स्ट्रक्चर है वही डिफॉर्म हो गया। तो काफी ज्यादा मॉर्फोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलते हैं जेनेटल ऑर्गन्स में। इसको बोलते हैं क्रॉस डिफॉर्मिटी, मतलब स्ट्रक्चर में काफी बड़ा चेंज आ जाता है, और वो चेंज रिवर्स नहीं हो पाता कई बार। मतलब ऑर्गन की मॉर्फोलॉजी जो है वो परमानेंटली क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो आप याद रखना कि यहाँ पर जेनेटल ऑर्गन्स भी कई बार अफेक्टेड हो जाते हैं, और उनमें क्या देखने को मिलती है, ग्रॉस डिफॉर्मिटी, मतलब बड़े लेवल पर चेंजेस देखने को मिलते हैं उनकी मॉर्फोलॉजी में। याद रखना ये बात। हाँ, हाँ हो ही जाएगा। इंपोर्टेंट बोलेंगे, स्टाइल नहीं बोलेंगे उसको, क्योंकि जब कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर पाता तो उसके लिए स्टाइल वर्ड यूज नहीं करते, उसके लिए इंपोर्टेंट वर्ड यूज करते हैं, है ना। पढ़ेंगे आगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। आगे देखिए सम फंगल डिजीज की बात करते हैं हम। तो कुछ फंगल इन्फेक्शन से भी होते हैं कुछ डिजीजेस। जैसे आप बात कर सकते हो रिंग वर्म्स। रिंग वर्म्स को हिंदी में बोलते हैं दाद। हिंदी में क्या बोलते हैं, दाद। आपने देखा हो ना, बीटेक्स वगैरह के ऐड आते हैं, दांत खास, खुजली मिटा ले, बीटेक्स लगा ले। आता कि नहीं आता। तो दांत का मतलब क्या होता है, रिंग वर्म। ये क्या है, एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है। तो कई सारी फंजाई ये काम करती है। कौन कौन सी फंजाई है देखो, माइक्रोस्पोरम है, ट्राइकोफाइटन है, एपिडर्मोफाइटन है। तो ये वो फंजाई है जो हमें क्या कॉज करती है, रिंग वर्म। तो रिंगवर्म का फंडा क्या होता है, सिंपल सी बात है। पहली बात तो ये कि ये भी वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीजेस में से एक है। मतलब वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज है। जैसे कॉमन कोल्ड बहुत कॉमन है, वैसे ही क्या है, ये भी बहुत कॉमन है। मतलब लगभग लगभग सबको हो चुकी होती है लाइफ में, जरूरी नहीं है कि हुई हो, लेकिन बहुत कॉमनली देखने को मिलती है। तो इसमें होता क्या है, कई बार क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में स्किन होती है, तो स्किन पर कई बार आपको व्हाइट व्हाइट स्पॉट्स दिखने लग जाते हैं, है ना। मतलब छोटे छोटे से रिंग्स दिखने लग जाती हैं व्हाइट कलर की। हमें ऐसा लगता है कि वहां पर स्किन ड्राई हो गई है, तो हम लोग कोशिश करते हैं वहां के मॉइस्चराइजर लगा दें तो व्हाइटनेस खत्म हो जाए। वो नहीं खत्म होती है, क्योंकि वहां पर वो क्या है, एक्चुअल में वो रिंगवर्म है। वो इस वजह से नहीं लग रहा आपको ड्राई कि वहां मॉइस्चराइज कमी हो गई, इस वजह से नहीं। वो रिंगवर्म है। तो रिंगवर्म में क्या होता है, ड्राई स्केली लीजन्स हो जाते हैं। ड्राई मतलब सूखे हुए, तभी तो आपको वो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है। और दूसरा स्केली होते हैं। स्केली मतलब उस पर स्केल्स, पपड़ी बन रही होती है। मतलब अगर आप इचिंग करोगे ना, क्योंकि इचिंग भी होती है ज्यादा, तो जब आप इचिंग करते हो ना, तो वो थोड़ी बहुत स्किन वहां से हटती है। तो पपड़ी बोलते हैं जिसको अपन हिंदी में। वहां पर क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं। तो ड्राई स्केली लीजन्स जो बन जाते हैं स्किन पर, वही क्या होते हैं, रिंगवर्म्स होते हैं। आप देखो पीछे एक डायग्राम भी बना हुआ है, डायग्राम शोइंग रिंगवर्म अफेक्टेड एरिया ऑफ द स्किन। आप देखो यहाँ पर सेंटर में उन्होंने व्हाइट व्हाइट सा एक स्पॉट दिखा रखा है। गौर से नहीं दिखेगा, वो प्रिंट नहीं हो पाया सही से, लेकिन आप यहाँ देखोगे एक पार्ट दिखा रखा है उन्होंने, है ना। तो ये व्हाइट व्हाइट सा जो पार्ट है ना, वो क्या है, रिंगवर्म है। ठीक है, याद रखना। और क्या जाओ, डायग्राम को ज्यादा देखने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है वहां पे, क्लियर है ना। वो एनसीईआरटी अगर ढंग से प्रिंट हो ना, या मॉड्यूल अच्छे से प्रिंट हो, तो दिख जाता है। आप गूगल पर इमेज सर्च करोगे ना, आपको क्लियर इमेज दिख जाएगी। देखिए यहाँ पर क्या है, अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लीजन्स ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पर क्या होता है, रिंगवर्म में ड्राई स्केली लीजन्स बन जाते हैं। लीजन्स मतलब एक तरह से मार्क टाइप का, घाव टाइप का बन जाता है। उसको बोलते हैं अपन क्या, रिंगवर्म। और ये कहाँ कहाँ हो सकता है, स्किन पर तो मैंने आपको बताई है कई बार, स्कैल्प। तो आप इचिंग करो, और अगर इचिंग करोगे तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर जो स्किन से थोड़ी सी स्केल्स है वो जाएंगी, आते हैं कई बार। तो कई बार फंगल इन्फेक्शन पर क्या हो सकता है, डैंड्रफ हो सकता है। डैंड्रफ के साथ आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर आपको सजेस्ट कर देते हैं एक शैम्पू, एंटी फंगल शैम्पू। और वो बोलते हैं कि इस शैम्पू से आपको क्या करना है, डेली नहाना है ना। और नहाते टाइम ऐसा नहीं कि बस बहा देना है शैम्पू, उस शैम्पू से थोड़ी देर यहाँ पर मसाज करनी है अच्छे से, ताकि शैम्पू में जो भी मेडिसिन हो वो थोड़ी देर के लिए स्कैल्प पर बनी रहे।
और जब स्कैल्प पर बनी रहेगी तो फंगल इन्फेक्शन जो हो रखा है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझ रहे बात? तो देखना उन शैम्पू पर लिखा होता है एंटी फंगल शैम्पू, ऐसे लिखे होते हैं। समझ रहे बात को? तो स्कैल्प में भी क्या हो सकता है, रिंगवर्म का इन्फेक्शन हो सकता है, जो एक रीजन बन जाता है कई बार किसका, डैंड्रफ का। हर बार रीजन यही बने जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ ये भी एक रीजन होता है किसका, डैंड्रफ का। इसके अलावा स्कैल्प में और नेल्स में भी हो सकता है। नेल्स जो है ना, इनके बीच में जो जगह है, मतलब इनर साइड जो है नेल्स की, उस पर भी क्या देखने को मिलते हैं, कई बार रिंगवर्म्स देखने को मिलते हैं, मतलब अंदर की तरफ जो जगह दिख रही है आपको वहां पर। आगे देखो क्या लिखा है, दीज लीजन्स आर अकम्पनीड बाय इंटेंस इचिंग। खुजली हो रही होती है जबरदस्त, जो भी जहां पर भी रिंगवर्म होता है ना वहां पर खुजली हो रही होती है, इचिंग। और अच्छी बात है कि इचिंग में मजा भी आ रहा होता है, तो लोग कई बार मजे मजे में इचिंग करते रहते हैं। और इचिंग करते 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 कई बार ऐसा होता है कि स्किन को डैमेज कर बैठते हैं, और स्किन डैमेज होने पर वहां पर ब्लड ऊज आउट होने लग जाता है, तो कई बार वो घाव भी बन जाता है इस वजह से। कई बार तो मजा जरूर आता है, लेकिन उसको सजा मत बनने दो, उसको वही बंद कर दो। ज्यादा अच्छा है कि प्रॉपर डॉक्टर से कांटेक्ट करो और कोई ऑइंटमेंट या क्रीम लिखवा लो उनसे, एंटी फंगल, ताकि उस पर आप लगाओ और 2 या 3 दिन में वो इचिंग वगैरह और जो भी वहां पर व्हाइट मार्क बना हुआ वो क्या हो सके, खत्म हो सके। आगे लिखा है हीट एंड मॉइस्चर हेल्प दीस फंजाई टू ग्रो व्हिच मेक्स देम थ्राइव इन स्किन फोल्ड्स सच एज दोज इन द ग्रोइन और बिटवीन द टोज। देखिए फंगल इन्फेक्शन कहा गया है कि बॉडी में वहां ज्यादा आपको देखने को मिलता है जहां हीट एंड मॉइस्चर का कॉम्बिनेशन बन रहा होता है। कहीं पर भी बॉडी में अगर हीट एंड मॉइस्चर का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो वहां पर उनको हेल्प मिलती है ग्रो करने में। अगर थोड़ी सी भी फंगल स्ट्रेन पहुंच जाए, थोड़ी सी भी फंगस पहुंच जाए, एक भी अगर फंगस पहुंच गई, तो वो वहां क्या कर सकती है, ग्रो कर सकती है। तो जैसे आपको मालूम है कि हीट एंड मॉइस्चर का कॉम्बिनेशन कहाँ कहाँ बन जाता है, जैसे एक कॉलर वाला जो रीजन है, नेक वाला, आपको मालूम है कि कॉलर से हमेशा ये पार्ट कवर्ड रहता है, तो यहाँ पर स्वेटिंग होती रहती है। ठीक, तो स्वेटिंग से क्या मिल गया, मॉइस्चर, और कहीं ना कहीं कवर्ड है इसलिए हीट भी, तो हीट एंड मॉइस्चर का कॉम्बिनेशन मिलता है ना, इसलिए इस वाले रीजन में काफी बार रिंगवर्म देखने को मिलती है। इसके अलावा ग्रोइन रीजन जो होता है, ग्रोइन मतलब अंडरगारमेंट वाला जो रीजन है, मतलब आप कह सकते हो कमर के आसपास वाला हिस्सा जहां पर जेनिटल ऑर्गन्स, तो वहां पर भी क्या है कि अंडरगारमेंट्स वगैरह की वजह से वहां स्वेटिंग होती रहती, पैक्ड होता है वो, और हीट भी मिल रही होती, तो हीट एंड मॉइस्चर का कॉम्बिनेशन वहां भी बनता है, इसलिए वहां पर भी रिंगवर्म होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके अलावा जो टोज है, पैरों की जो उंगलियां हैं, उनके बीच में जो जगह होती है, क्योंकि वहां पर भी हीट एंड मॉइस्चर का कॉम्बिनेशन बन रहा होता है, क्योंकि पैर जनरली हम लोग कवर करके रखते हैं सॉक्स वगैरह से, शूज वगैरह से, सैंडल्स वगैरह से, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर भी क्या हो रही होती है, स्वेटिंग, और कवर्ड होता है पूरी तरह से, तो हीट एंड मॉइस्चर का कॉम्बिनेशन वहां भी मिल जाता है, इसलिए वहां पर भी रिंगवर्म हमें ज्यादा देखने को मिलती है। तो ये वो जगह है जहां पर हीट एंड मॉइस्चर का कॉम्बिनेशन बन रहा होता है, इस वजह से इन सभी जगहों पर फंगल ग्रोथ ज्यादा अच्छी होती है, और रिंगवर्म के केसेस इसीलिए इन जगहों पर हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। बात समझ में आ गई? तो कहीं पर भी हीट एंड मॉइस्चर का कॉम्बिनेशन होगा, वहां क्या हो जाएगा, फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा। वेल हो गई क्या? बस एक पॉइंट आज, जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम सॉइल और बाय यूजिंग टॉवेल्स, क्लॉथ्स और इवन द कॉम्ब ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। तो जनरली सॉइल से होता है। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी दिन पार्क में या गार्डन में आप घूमने गए और आपको ग्रीन ग्रास दिख गई, आपको मन हुआ कि चलो यार नंगे पैर घूमते हैं, अच्छा लगता है ग्रास पर घूमना, तो आपने शूज वगैरह सॉक्स वगैरह उतारे और आप नंगे पैर ग्रास पर घूमने लग गए। अब ग्रास किस पर है, सॉइल पर, तो सॉइल थोड़ी बहुत आपके पैर में चिपक जाती है। अब सॉइल में कई बार क्या होती है, फंजाई होती है, मतलब वो फंजाई भी सॉइल की हेल्प से कहाँ चिपक गई, आपके पैर पर चिपक गई। हो सकता है कि आपकी टोज के बीच में जो जगह है वहां चिपक गई। उसके बाद आपने घूमना खत्म किया, आपने सॉक्स पहने, आपने शूज पहने और काम करने लग गए अपना। बताओ वहां हीट एंड मॉइस्चर का कॉम्बिनेशन था ना, वो फंजाई आई तो एक होगी फंगस, लेकिन वहां ग्रो कर जाएगी और वहां पर क्या हो जाएगा, रिंगवर्म हो जाएगा। तो सॉइल से एक्वायर कर लेते हैं कई बार। ऐसे कई बार होता है कि क्लॉथ यूज करने से, दूसरे का क्लॉथ यूज कर लिया, टॉवेल यूज कर ली, उससे भी हो जाता है। पता चला एक पर्सन को ग्रोइन रीजन में क्या हो रखा था, रिंगवर्म हो रखी थी, है ना। नहाया और बढ़िया टॉवेल से रगड़ रगड़ के पहुंच लिया। अब बताओ अगर रगड़ रगड़ के पहुंच लिया, तो ऑब्वियस सी बात है ग्रोइन रीजन में जो भी फंगल इन्फेक्शन हो रखा होगा उसमें से एक दो फंजाई तो पहुंच ही जाएंगी ना टॉवेल पर। अब टॉवेल उसने टांग दी, इतने में उनका फ्रेंड आ गया, जिगरी यार, उसने कहा टॉवेल नहीं मिल रही है, आपने बोल दिया कर ले यूज, क्या दिक्कत है। अब इनको भी क्या गए, नहाने गए और इनने भी फिर रगड़ रगड़ भी कर लिया साफ। इससे क्या होगा कि बताओ जो फंजाई अभी टॉवेल पर आई थी वो टॉवेल से उसकी बॉडी पर पहुंच जाएंगी, और वहां पर भी हीट एंड मॉइस्चर का कॉम्बिनेशन मिलेगा, तो वहां पर भी क्या हो जाएगी, रिंगवर्म हो जाएगी। समझ में आ गई बात? तो ऐसे भी हो जाता है। कॉम से भी हो सकता है, कंघी से भी, एक को हैंड्रफ हो रखा है, दूसरे ने कॉम यूज कर ली, तो यहाँ पर ऐसा भंडा यहाँ भी बन सकता है, ठीक है ना, याद रखना। बताया ना ग्रोइन रीजन, जेनेटल रीजन,